तरफ ओलंपिक 2024 पेरिस के अंदर हो रहा है। और ये पेरिस ओलंपिक कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से नंबर का है, इसका मस्कट क्या है, इससे पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल क्या है, इन सब के अपन डिटेल देखेंगे। और उसके बाद में चलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरफ। अभी अभी टेनिस का एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं, कुंभ कंप्लीट हुआ है और बहुत बड़ा कप कहलाता है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर मैन सिंगल्स कौन जीता, वुमेन सिंगल कौन जीता, या डबल जो है वो किसने जीता, इन सबको अपन डिटेल से लेंगे। सबसे पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और पहली स्लाइड को देखते हैं है क्या। सबसे पहले चलते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। ये वर्ड ऑफ द ईयर जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इसमें वर्ड ऑफ द ईयर की बातचीत होती है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा है, ध्यान से सुनिएगा। ये वर्ड ऑफ द ईयर मैंने एक साथ कंक्लूजन कर लिए हैं, बिल्कुल छोटा भी बनाया है। और सभी स्लाइड्स के बाद में आपको वर्ड ऑफ द ईयर 2023, 2022 और 2021 ये तीनों आपको मिलेंगे और इसको विद ट्रिक करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो डिक्लेयर किया गया है वो किया गया है रिच को, RIZZ रिज। अब रिज जो है इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ने 2023 जो रिच करा है उस रिच का क्या मतलब है। तो रिच का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि आपका इंटरनेट स्लैंग वर्ड जो है डिफाइन किया गया जिसका मतलब होता है स्टाइल, यानी वह व्यक्ति जो स्टाइल मारता है। या हम कह सकते हैं चार्म, जिसमें जादू होता है। या हम कह सकते हैं जो अट्रैक्टिवनेस होता है, जो अपनी ओर खींच लेता है। जैसा कि अभी आपको ये स्लाइड अपनी ओर खींच रही होगी, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं तो सभी ग्राफिक्स भी है प्लस आपका टेक्स्ट मटेरियल भी है। तो हम आप इस स्लाइड्स के लिए भी कह सकते हैं कि इट्स ए रिज, इट्स ए रिज। उसके बाद में यदि मैं चलूं तो मैं कह सकता हूं वो व्यक्ति जिसमें एबिलिटी होती है, अट्रैक्ट होती है, रोमांटिक मूड का जो व्यक्ति होता है। और हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल पार्टनर होता है उसके लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है, RIZZ रिज। तो क्वेश्चन आएगा ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया, तो आपका आंसर होगा रिच। अब कैसे याद होगा, बड़ा इजी तरीका है कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे और गाड़ी का नाम था मारुति रिच, RITZ। यानी यदि वहां देखें तो वो जो गाड़ी थी उसका नाम था RITZ रिज, लेकिन अपन यहां करेंगे RIZZ। तो उससे याद हो जाएगा कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे तो अपनी एंट्रेंस ही बहुत खतरनाक थी और एंट्रेंस में अपन किसके अंदर गए थे, रिज के अंदर। तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑक्सफोर्ड ने इस साल 2023 का कौन सा वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा है, तो इसके यहां आपका आंसर होगा रिच। अब चलते हैं पिछली बार, यानी 2022 के अंदर किस शब्द को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा, तो उसका नाम होता है गोबलिन मोड। कौन सा मोड होता है, गोबलिन मोड। तो वैसे याद हो जाएगा, देखिएगा कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे और कार का नाम था रिच, और जब गए थे तो उसको बोलते गो, क्या बोलते हैं, गो। तो अपन को पता चलेगा कि गोबलिन मोड, जैसे फ्लाइट मोड होता है, ठीक है ना, वैसे अपन ने इसके अंदर डाल दिया गोबलिन मोड, यानी मोबाइल को किसके अंदर डाला, गोबलिन मोड में। तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा कि रिच के अंदर गए थे और गोबलिन मोड कहां पे आ जाएगा आपका ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एज वेल एज 2022। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड क्या कहना चाहती है उसको देखते हैं। इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड आपको क्या कहना चाहती है उसको देखते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, वी कैन से द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एज वेल एज 2022। कैम्ब्रिज जो एक डिक्शनरी है उसने 2023 के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा है और 2022 के किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा था। तो दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी में जो शब्द नजर आ रहा है वो दिखा जा रहा है आपका हेल्यूकिनेट, यानी कौन सा शब्द किया गया, हेल्यूकिनेट। यहाँ पे मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कैम्ब्रिज ने भी यही डिक्लेयर करा है, एज वेल एज जब अपन आगे चलेंगे तो डिक्शनरी.com ने भी इसी को डिक्लेयर करा है, हेल्यूकिनेट को। तो हेल्यूकिनेट का मतलब क्या होता है सर, तो इसके ऊपर चलते हैं। हेल्यूकिनेट का मतलब होता है आपका फॉल्स परसेप्शन, यानी जो फॉल्स परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं इवेंट इंसॉल्विंग योर सेंस एंड साइट साउंड एज वेल एज द स्मेल एंड टच एंड टेस्ट, इस चीज को बोलते हैं आपका हेल्यूकिनेट। तो क्वेश्चन आएगा कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो आपका नाम होगा हेल्यूकिनेट। अब ये हेल्यूकिनेट शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें एक शब्द दिखा है होले होले। तो वैसे याद हो जाएगा कैम्ब्रिज के अंदर जब अपन गए थे तो अपनी जो रिच गाड़ी थी जो अपन डिक्शनरी के अंदर लेके गए थे, कहाँ पर, ऑक्सफोर्ड में, उसमें जो
अपना स्टीरियो सिस्टम था ऑडियो, उसमें गाना चल रहा था होले होले से हवा लगती है। तो कैम्ब्रिज में गए थे तो गाना कौन सा था? होले होले से हवा लगती है। और इससे पहले जब ऑक्सफोर्ड में गए थे तो गाड़ी का नाम क्या था? रिच। इससे आपको दोनों याद हो जाएगा। और जब ऑक्सफोर्ड के अंदर गए थे तो वहाँ गॉबलिन मोड था। और यहाँ पे 2022 का वर्ड आता है तो वो आता होमर। शब्द क्या आता है? होमर। होमर होता क्या पहले देखेंगे। एन इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है ये, जिसको हम बोलते हैं होम रन। क्या बोलते हैं? होम रन। और हमें पता है होम रन कहाँ यूज किया जाता है? बेसबॉल में। बेसबॉल आपको पता होगा एक गेम है जो कि अमेरिका में सबसे ज्यादा खेला जाता है। उस गेम के अंदर होम रन से रिलेटेड से शब्द बना है आपका होमर। क्या बना है? होमर। इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर करा है। तो हमें वैसे याद हो जाएगा कि भैया हम जब ऑक्सफोर्ड में गए थे तो कार का नाम था रिच, और रिच के अंदर गए थे तो वहाँ गॉबलिन मोड में गए थे। और गॉबलिन मोड के बाद यदि बातचीत चलती है कि कैम्ब्रिज में गए थे तो गाना कौन सा आ रहा था? होले होले से हवा लगती है, तो उससे होलिकेन आ जाएगा। और जब वहाँ गए थे तो बेसबॉल खेलने के लिए गए थे, वहाँ ग्राउंड पे कौन सा चल रहा था? बेसबॉल चल रहा था। और बेसबॉल ने किसी ने बेसबॉल के अंदर क्या बनाया? होम रन करा। तो होम रन से हो जाएगा होमर। तो इस तरह से आपको 2023 एज वेल एज 2022 दोनों के वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों होंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज वेल एज कैम्ब्रिज के। चलते इससे आगे चलते हैं। इससे आगे का अगली स्लाइड कि गुरुजी दो डिक्शनरी के बाद में अगली क्या स्लाइड है? अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और अगली स्लाइड आपको बताती है आपका अगली स्लाइड के अंदर दे रखा है मरियम वेबस्टर्स 2023 वर्ड ऑफ द ईयर। अब देखिएगा, जैसे अपन ने ऑक्सफोर्ड कंप्लीट कर ली, कैम्ब्रिज कंप्लीट कर ली, अब चलते हैं मरियम की तरफ। जो मरियम वेबस्टर 2023 वर्ड ऑफ द ईयर किया गया है उसमें शब्द लिया गया ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है वो सूचना जो टू द पॉइंट होती है, जिसको हम कह सकते हैं जो फॉल्स होते ही नहीं है। टू द पॉइंट जो बात करता है वो ऑथेंटिक कहलाता है। जैसा कि ऑथेंटिक का मतलब होता है नॉट फॉल्स, यानी वो सूचना जो बिल्कुल सत्य है। और हम कह सकते हैं जो कॉपीड नहीं है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो जिनोइन है, जो क्या है? जिनोइन और रियल है, और वो कहलाती है आपकी ऑथेंटिक। क्या कहलाती है? ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक वर्ड जो यूज किया गया है वो मरियम ने करा है। तो हम वैसे ही कह सकते हैं, मरियम वैसे ही याद हो जाता है कि जो मरियम थी जीसस क्राइस्ट की मम्मी, वो बहुत बातें करती थी, वो सब ऑथेंटिक ही करती थी। तो वैसे याद हो जाएगा कि ऑथेंटिक बातें कौन करती थी? मरियम। तो मरियम वेबस्टर जो 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया वो ऑथेंटिक को किया गया है। अब बातचीत यहाँ आती है गुरुजी 2022 में किसको किया गया? तो 2022 में इसको किया गया ग्लैक्सडिंग को। कौन सा शब्द किया गया? ग्लैस गेस लाइटिंग। ये मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया गया। तो वैसे याद हो जाएगा कि जो मरियम थी वो हमेशा गैस यूज करती थी, यानी स्टोव लाइट में क्या यूज करती थी? गैस। और ऑथेंटिक बातें करती थी। तो मरियम में आपको दो शब्द याद करना पड़ेगा, एक तो ऑथेंटिक और दूसरा करना पड़ेगा आपको गैस। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड किसके लिए कहती है उसको देखते हैं। अब तक आपने 3 डिक्शनरी कंप्लीट कर ली, अब चलते हैं 4th डिक्शनरी। ये 4th डिक्शनरी और है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। जो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर के अंदर जिस डिक्शनरी के अंदर जिसको कहा गया 2023 का, वो किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जिसको आप एआई बोलते हैं। तो ये एआई द एब्रिब्रेशन जो किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एआई, इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया गया है कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। अब ये कॉलिंस शब्द नहीं आता है तो अपन को कॉलिंस जो कि ग्लास साफ करने का लिक्विड आता है उससे याद हो जाएगा कि जो कॉलिंस अपन छिड़कते हैं ग्लास वगैरह साफ करने के लिए, तो वो जो लिक्विड आता है उसके अंदर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करती है। कौन करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बना लेती है कॉलिंस को। तो उससे याद हो जाएगा कि कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। अब यहाँ पिछली बार की बातचीत आती है तो उसके ऊपर चलते हैं कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर और किसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। पिछली बार जब 2022 की बातचीत होती है तो 2022 के अंदर किया गया था परमा क्राइसिस को। किसको किया गया था? परमा क्राइसिस को। ये परमा क्राइसिस 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर था। तो परमा क्राइसिस से वैसे याद हो जाएगा कि जो कॉलिंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है। और आपको पता है जितनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो क्राइसिस तो आना ही है, अनएम्प्लॉयमेंट होना है, और बहुत ज्यादा आएगा, ज्यादा को बोलते परम। तो परमा क्राइसिस पिछली बार का था और इस बार का था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एज वेल एज 2022। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आपसे पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे गूगल है, ये गूगल जो है जो कि हमारा सर्च इंजन है,
इस गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम गूगल एआई बोलते हैं, यानी गूगल एआई रेफर करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, है ना। ऐसे आपको सिरी जो मिलेगा वो किया जाएगा एप्पल के अंदर। जो एप्पल है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है सिरी। तो सिरी और उसके अलावा गूगल का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। गूगल के बारे में बताना चाहता हूं, जो गूगल है, ये गूगल जो है यहाँ पे आपका जो है सुंदर पिचाई आपको एज ए हेड मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि यहाँ कौन मिलेंगे, सुंदर पिचाई। क्वेश्चन आता है सुंदर पिचाई किस कंपनी के हेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा गूगल, जो अपना सर्च इंजन है। उसके बाद यदि बातचीत चलती है कि माइक्रोसॉफ्ट में कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिलेंगे सत्य नाडेला। तो अब तक अपन ने 4 बड़ी डिक्शनरियां कंप्लीट कर ली, और इन 4 बड़ी डिक्शनरियों को एट ए ग्लांस देखते हैं कि चारों ने किस किस को डिक्लेयर करा है वर्ड ऑफ द ईयर। लेकिन इससे पहले एक और डिक्शनरी को देखते हैं, जो कि मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुका हूं कि ये जो डिक्शनरी है इसका नाम है डिक्शनरी.com। इस डिक्शनरी.com ने उसी शब्द को हेल्यूकिनेट, याद है ना कैम्ब्रिज ने होले होले से हवा लगती है, तो होले होले से हवा लगती है जो अपन ने कहा था, वो हेल्यूकिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 करा है। यानी हमको दो तो याद करने की जरूरत ही नहीं, एक कैम्ब्रिज को कर लेंगे और कैम्ब्रिज के साथ में अपन डिक्शनरी.com को भी कर लेंगे, और दोनों का एक ही रहेगा, हेल्यूकिनेट। हेल्यूकिनेट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है, ये एसोसिएट होता है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्यूकिनेट से, विच गेन द वी कैन से मैन स्ट्रीम अटेंशन दिस ईयर बट इज नॉट इन द टेक्नोलॉजी डेट बैक टू द 1970। तो इसको हेल्यूकिनेट को किया गया है आपका डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। यदि मैं इन सबको देखने के बाद या आपको दिखाने के बाद मैं कहता हूं इसको एट ए ग्लांस देखें, तो एट ए ग्लांस देखते हैं कि अब तक कौन कौन सी डिक्शनरी ने किस किस शब्द को क्या क्या डिक्लेयर करा है, और विद ट्रिक देखेंगे ताकि आपको इनको जल्दी समझ में आए। मैंने आपको सबसे पहले ऑक्सफोर्ड पढ़ाया था। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो था वो इस साल का था रिच गाड़ी, RITZ, उससे याद कराया था, उससे हो जाता है रिज। पिछली बार जो था वो था आपका गोबलिन मोड 2022 का, और इससे पहले एक साल का और पूछ लेते हैं 2021 का, तो होता है वैक्स। क्या होता है, वैक्स। तो आपको इस तरह से तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। वैक्स यानी अपन कह सकते हैं जो मोम होता है उसको WX वैक्स बोलते हैं, या VX वैक्स कर लेंगे। उसके बाद में चलेंगे गॉबलिन मोड पे, और गॉबलिन मोड से सीधा हम जो पहुंच जाएंगे वो पहुंच जाएंगे रिच गाड़ी के अंदर, यानी RIZZ के साथ। उसके बाद बातचीत चली थी कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर, तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर के अंदर हेल्यूकिनेट, उसके बाद में होम रन जो कि बेसबॉल से बताया था, और पिछली बार जो उससे भी पिछली बार यानी 2021 की बातचीत होती है तो उसमें थे आपके परसेवरेंस। ये 3 शब्द आपके दिए गए, तो अब वो 2023 पूछे, 22 पूछे, 21 पूछे, एग्जामिनर आप तीनों क्लियर कर सकते हैं। और अपनी ट्रिक वही रहेगी, जब कैम्ब्रिज स्कूल में गए थे तो कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर जब गए थे तो कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर अपनी जो है होले होले से हवा लगती है गाना गा रहे थे, और वहां पे बेसबॉल में बंदे ने होम रन बनाया था और हमने इसको रिजर्व कर लिया था, यानी प्रिजर्वेंस। हमने इसको रिजर्व कर लिया था तो क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेंस। उसके बाद यदि बातचीत चलती है मरियम वेबस्टर की, तो मरियम वेबस्टर के अंदर हमने देखा था ऑथेंटिक, यानी मरियम कौन सी बातें करती थी, ऑथेंटिक। और किसके ऊपर क्या कौन सा स्टोव चलाती थी, गैस का, तो उससे गैस लाइटिंग हो जाएगा। और उससे पहले वैक्सीन लगा के आई थी, क्या लगा के आई थी, कोरोना की वैक्सीन। तो ये तीनों से याद आ जाएगा कि मरियम जो थी वो 21 साल की हुई जब तो वैक्सीन लगा के आई, और 22 साल की हुई तो गैस जलाती थी, और 23 साल होते होते जब बातचीत आती है तो ऑथेंटिक बातें करती थी। तो इस तरह से तीनों की तीनों बड़ी डिक्शनरियों के वर्ड ऑफ द ईयर 2023, 22, 21 तीनों याद हो जाएंगे। अब चलते हैं डिक्शनरी.com। जब डिक्शनरी.com की बातचीत हुई थी उससे पहले अपन ने कॉलिंस भी कर ली थी, तो कॉलिंस में हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और मैंने आपको कहा था कि आजकल ये जो कॉलिंस लिक्विड आता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाते हैं तो अब क्राइसिस आने वाला है, तो क्राइसिस आ जाएगा परमा क्राइसिस। तो परमा क्राइसिस वर्ड था वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय कॉलिंस, और NFT ये था 2021 का। तो NFT वैसे याद हो जाएगा, नेफ्ट अपन जो यूज करते हैं बैंक में, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसका ई अपन खा जाएंगे तो बच जाएगा क्या, NFT। तो वैसे अपन जब कॉलिंस खरीद के लेके आते हैं तो पेमेंट तो ऑनलाइन ही करना पड़ता ना, तो ऑनलाइन पेमेंट अपन ने NEFT से कर दिया, तो NEFT से बन जाएगा NFT। और उसके बाद में आपका जो है परम क्राइसिस आने वाला है, परमा क्राइसिस, और उससे पहले वाला जब आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये तीनों वर्ड जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके वी कैन से द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। अब चलते हैं डिक्शनरी.com।
डिक्शनरी.com ने वही शब्द को वापस लिया है जो कि कैम्ब्रिज ने लिया था 2023 के लिए, और उस शब्द का नाम था हॉलिकिनेट। क्या नाम था? हॉलिकिनेट। उससे पहले वुमेन्स को लिया, किसको लिया? WOMAN, वुमेन, और उससे पहले लिया एलेशिप, एलेशिप। तो हम ऐसे कहते हैं जो डिक्शनरी होती है उसमें होले होले से हवा लगती है गाना, और होले होले से हवा गाना कौन सुनती है? सभी वुमेन्स। और वुमेन्स जो होती है उसके लिए अपन कर देंगे एले, ऐसे कर देंगे एले शिप। ये लो साहब, एले शिप के अंदर बैठी बैठी वुमेन्स क्या सुनती है गाना? ओले होले से हवा लगती है। तो जो मारवाड़ी में अपन शब्द लेते हैं ओले, तो उससे याद हो जाएगा एले। एले जो है वो शिप में बैठी बैठी वुमेन्स क्या सुनती है? होले होले से हवा लगती है का गाना। तो इस तरह से आपको सभी याद हो जाएगा, चाहे वो 2021 पूछो, चाहे 22 पूछो, चाहे 23 पूछो। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एट ए ग्लांस सभी की सभी डिक्शनरी को कंप्लीट कर दिया है, चाहे वो आपका मरियम वेबस्टर हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे कॉलिंस हो, चाहे डिक्शनरी हो। एक बार इसको फिर ट्रिक से देखेंगे, उसके बाद अपनी अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे। बातचीत होती है मरियम की, तो मरियम का देखिएगा क्या, मरियम 21 साल की उम्र में वैक्सीन लगा के आई, और घर पे क्या जलाती है? गैस। गैस को लाइट करती है तो गैस लाइटिंग हो जाएगा, और जब गैस लाइटिंग करती है तो जो भी बातें करती है वो क्या करती है? ऑथेंटिक। तो इससे आपको मरियम के 2021, 22, 23 तीनों के आपको वर्ड ऑफ द ईयर याद हो जाएंगे। तो याद करने का तरीका, जब मरियम 21 साल की थी तो क्या लगा के आई? अपने वैक्सीन। और घर पे आके क्या चलती थी? गैस में लाइटिंग करती थी, और उसके बाद में जो बातें करती थी वो टू द पॉइंट करती थी, यानी ऑथेंटिक करती थी। उसके बाद में चलते हैं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। तो यहाँ बातचीत होती है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर में वैक्स। क्या आता है? वैक्स। देखिए वैक्सीन से वैक्स, तो वैक्स था, वैक्स यानी अपन मोम कर लेंगे, और मोम के अंदर जब मोम लगा के अपन गए थे गोबलिन मोड, यानी गो गए थे गोबलिन मोड में, अपने मोड को रखा था, और कार कौन सी थी हमारे पास में? रिच। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि जब हम ऑक्सफोर्ड के अंदर गए थे तो ऑक्सफोर्ड के अंदर वैक्स, वैक्स यानी मोम की कार थी, और मोम की कार का नाम क्या था? रिच। और जब वहां गए थे तो हमने गॉबलिन मोड, फ्लाइट मोड की तरह अपने मोबाइल को रख लिया था। और उसके बाद कैम्ब्रिज की जब बातचीत चलती है तो कैम्ब्रिज शब्द के अंदर अपन गए थे तो रिजर्व कर लिया था, तो प्रिजर्वेशन आ जाएगा। और वहां गए थे तो हमने देखा वहां एक गेम चल रहा था जिसका नाम था बेसबॉल, और बेसबॉल में रन क्या पड़ा था? होम रन, तो उससे होमर हो जाएगा। और वहां पे जाती गाना कौन सा लगा था? होले होले से हवा लगती है। ये पिक्चर शाहरुख खान की आपने देखी होगी, जिसके अंदर होले होले से हवा लगती है, तुझ में रब दिखता है यारा, में क्या करूं, रब ने बना दी जोड़ी। तो उससे याद हो जाएगा कैम्ब्रिज। कॉलिंस की यदि बातचीत चलते हैं तो हमने कॉलिंस का पेमेंट NEFT से करा था, यानी नेफ्ट से करा था। और जब अब कॉलिंस AI बनाने लग गई तो परम क्राइसिस आने के 100% संभावना है। उसके बाद डिक्शनरी.com की बातचीत होती है तो हमने कहा था डिक्शनरी LA, ऐसे कहा था LA, शिप में बैठी बैठी डिक्शनरी कौन पढ़ती है? वुमेन्स। और वो भी गाने कौन से सुनती है? वही जो कैम्ब्रिज में चलते हैं, होले होले से हवा लगती है। तो आई थिंक इससे आपको 2021, 22, 23 कि सभी डिक्शनरियों के वर्ड ऑफ द ईयर याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ विद ट्रिक से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और मेरी ट्रिक समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और इस जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस जो करंट अफेयर्स के, इसके बाद में राजस्थान के भी जितने भी मेरी नॉलेज है इन सब के वीडियोस बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा और शेयर्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए मजबूर कर देगा और मैं इससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड को देखते हैं। अगली स्लाइड यानी हमने डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर देखने के बाद चलते हैं मेन मोड की तरफ, और मेन मोड को देखते हैं। आपको मैं लेके चलता हूं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पैरिटीज, जिसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि इंसान अपने खुद के लालच के चक्कर में प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, और कहा जाता है कि ये वीकेंड से एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। आप एक्शन जितना करोगे उतना रिएक्शन 100% होगा। तो इस एक्शन की रिएक्शन को हम देखते हुए चलते हैं कॉप को, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये कॉप जो होती है ये कहाँ कहाँ पे हुई, तो पहले देखते हैं हम। इस पिछली बार जो 2023 में कोप हुई थी 28 नंबर की, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बोलते हैं, ये UAE में हुई थी। कहाँ हुई थी? UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये हुई थी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। और अगले साल यानी इस साल 2024 में इसकी होस्टिंग जो करेगा वो करेगा अजरबैजान की राजधानी बाकू, यानी इस बार जो हो रही है बाकू में हो रही है। और पिछली बार कहाँ हुई थी? UAE के आपके दुबई के अंदर। कहाँ हुई थी? दुबई 28 और 29। आपसे दोनों पूछा जा सकता है।
कि कॉप 28 कहाँ हुई और 29 कहाँ हुई। तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसको ट्रिक से देखेंगे। इसको बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी 2023 की, जिसका था एडिशन नंबर 28। तो कॉप 28 के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? कॉप 28। तो इसको कॉप 28 के नाम से जाना जाता है। ये 12 दिसंबर 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में हुई थी यूएई के अंदर, और यूएई के अंदर हुआ था आपका दुबई में। कहां हुआ था? दुबई के अंदर। अब बातचीत होती है कि सर अगली बार ये कहां पे होगी? 29वीं जो यूनाइटेड नेशन की कॉप होती है, तो अगली बार ये जो होगी ये होगी अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर। ये 2024 की है, इस साल की। और ये है आपके 2023 की, जो कहां हुई थी? आपकी दुबई के अंदर। कहां हुई थी? दुबई। अब आपको यहाँ पे UNFCCC के बारे में जानना जरूरी है कि UNFCCC है क्या, और क्यों हम इसको क्लाइमेट चेंजेस पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि UNFCCC है क्या। इसकी फुल फॉर्म भी आती है यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। वी कैन से क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फेडरेशन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस, ये बना था 1992 में। और जब ये बना था तो उस समय बना था पेरिस के अंदर, और अभी इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी के एक शहर में है जिसका नाम है बॉन। जर्मनी का शहर कौन सा है? बॉन। वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके रिसेंटली जो चेयरपर्सन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे मिस्टर साइमन स्टील, और ये बिलोंग करते हैं गेरेंडा से। कहां से बिलोंग करते हैं? गेरेंडा से। तो UNFCCC के बारे में आपको पता चला कि UNFCCC जलवायु परिवर्तन के लिए देखता है। और कॉप 28 और 29 की बातचीत आती है तो दुबई यूएई के अंदर कॉप 28 हुआ था, और 29 जो है वो बाकू अजरबैजान के अंदर होगा 2024 में। और UNFCCC के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो 1992 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और बॉन जो कि एक सिटी है जर्मनी के अंदर, उसके अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है मिस्टर साइमन है। मिस्टर कौन है? साइमन। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा कॉप 28 एंड 29 को? तो इसको हमने एक ट्रिकी याद कराया। कैसे याद करा? इधर देखिएगा कि इन्वायरमेंट के बारे में बातचीत जो करते हैं वो करते हैं यू और ए, यू और ए। अब सर यू और ए कैसे याद होगा? इधर देखिएगा, जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो सेंसर बोर्ड उसको कुछ ना कुछ वीकेंड से एक कैटेगरी देता है, या तो यू देता है या क्या देता है? ए। तो हमने उससे याद कर लिया कि इस बार जो सेंसर बोर्ड ने कॉप मूवी को जो दी है COP कॉप, वो क्या दिया है? यू और ए। तो यू से तो हो जाएगा, यदि मैं यू की बातचीत करूं तो यू से तो क्या हो जाएगा आपका? UAE। और UAE में क्या हो जाएगा आपका? दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। तो अपन इस तरह से याद कर लेंगे कि इस बार इस मूवी को जो दी गई है वो U/A की सीरीज दे रखी है, और ये मूवी रिलीज हुई है फरवरी में। तो फरवरी में मैक्सिमम दिन कितने होते हैं? 28। और यदि वही आपकी लीप ईयर होते हैं तो कितने हो जाते हैं? 29। तो इनसे इनका एडिशन भी याद हो जाएगा कि इस फैब के अंदर एक मूवी हुई है, और उस मूवी का नाम है कॉप। कॉप यानी पुलिस वाला, COP कॉप, ऐसे याद कर लीजिए। और कॉप जो है वो फरवरी में हुई, तो या तो 28 फरवरी हो सकती है, और यदि लीप ईयर के अकॉर्डिंग होती है तो 29 फरवरी होगी। और 28 फरवरी होगी तो यू आएगा, यू से UAE बनेगा, और UAE होते आप दुबई पहुंच जाएंगे। और 29वां एडिशन जो 2024 में होगा अभी, वो आप होते ए पहुंच जाएंगे, और ऐसे आ जाएगा अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी होती है बाकू। कौन सी होती है? बाकू। और इससे पहले जो जर्मनी है इसकी राजधानी होती है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कौन सी होती है? बर्लिन। और UAE की राजधानी होती है अबू धाबी। UAE की राजधानी क्या होती है? अबू धाबी। तो इस कोप स्लाइड के बाद चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलते हैं हम ओलंपिक की तरफ। जैसा कि आपको यहां इमेज में पहले ही नजर आ गया होगा एल्फिल टावर। ये जो आपको एल्फिल टावर नजर आ रहा है, इससे आपको पता चल गया कि 2024 के ओलंपिक का आयोजन यानी मेजबानी होस्टिंग जो कर रहा है वो कर रहा है पेरिस। और पेरिस जो राजधानी है वो फ्रांस की है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। तो फ्रांस पेरिस में इस साल ये ओलंपिक का महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है 2024 में। और इसका एडिशन पूछा जाए तो एडिशन है 33 बोले तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उससे याद हो जाएगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हम तो फंस गए। क्योंकि कहीं आप जाम में फंस जाते हो तो आपके मुंह से निकलता है कि अब तो 3 तिगाड़ा क्या हो गया? काम बिगाड़ा। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़े से 33 नंबर का आपको पेरिस याद हो जाएगा, और फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है।
तो इस बार के जो 2024 में ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं, ठीक है ना। और 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में ये ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में होंगे। क्योंकि मैं ओलंपिक को बताऊं उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें और बताना चाहता हूं। इस ओलंपिक को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें रिंग कितनी आती है? 5। रिंग कितनी आती है? 5। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ओलंपिक में रिंग कितनी होती है? 5। अब इस 5 में इनका कलर पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? कलर। अब देखिएगा, पहला का ब्लू है, फिर येलो है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रीन है और फिर रेड है। क्योंकि अभी तो आपको डिजिटल पैनल के ऊपर नजर आ रहा है और आप देख के बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया कि बीच का कलर कौन सा है, तो एक बार आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि सर ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ठीक है ना, या आपका वीकेंड से रेड है या क्या है, कुछ भी पता नहीं है अभी। लेकिन एक ट्रिक बताएंगे, उससे आपको सभी याद हो जाएगा किस तरह से याद करते हैं। तो यहां देखिएगा, ये जो कलर है इसको याद करने के लिए मैंने आपको लिखा इस तरह से, YBZR। शब्द तो ये है, मैंने आपको फोन करके कहा कि आप कहां पर हो, मैंने आपको कहा आप कहां पर हो, आपने कहा बिजी हूं, तो मैंने इसको इस तरह से आपको लिख के दिया YBZR। यार क्यों बिजी है, लेकिन इसको मैं लिख कैसे रहा हूं, BY, ठीक है ना, BGR। अब यदि आप ध्यान से देखो तो BY किसको बता रहा है? Y। इस BY इस Y को बता रहा है। ये बीजी शब्द जो है इस बीजी को बता रहा है, और मैंने आर को कर दिया यार। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ओलंपिक के अंदर जो ओलंपिक देखने के लिए चल रहे हैं आपके साथ, मैं चल रहा हूं, तो आपके साथ जब मैं चल रहा हूं तो मैंने आपसे पूछा ओलंपिक देखने के लिए चलोगे क्या? आपने कहा हाँ यार लेकिन मैं बिजी हूं। तो मैंने आपसे पूछा वाई बिजी यार। तो अब यहां पहला बी रेफर करेगा आकाश का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो आपको पहला ब्लू करेगा आकाश का, वाई से ऑटोमेटिक एक ही कलर बनता है येलो, तो आप वैसे ही कर लेंगे। बी से बनेगा ब्लैक, और जी से बनेगा ग्रीन, और आर से बनेगा रेड। आर से क्या बनेगा? रेड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पांचों रिंग याद हो जाएंगे, और बीच वाला आ जाए तो आप ब्लैक बोल देंगे, पहला वाला आ गया तो आपने ब्लू बोल दिया, सेकंड नंबर पूछा तो आपने येलो कर दिया, और फोर्थ नंबर पूछा तो ग्रीन कर दिया, और लास्ट वाला बोला तो आपने रेड कर दिया। और ये सब जो करामात है वो है बाय बीजीआर की। तो बाय बीजीआर से आपको इनके रिंग के कलर भी याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये रिंग के कलर याद हो गए। और इस बार जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा है वो सबका सब पेरिस के अंदर हो रहा है, यानी पेरिस फ्रांस के अंदर 2024 के ओलंपिक खेले जा रहे हैं, जिसका एडिशन है 33। अब आपको ये जानना जरूरी है कि गुरुजी ये जो ओलंपिक है ये हर 4 साल के अंदर होते हैं। कब होते हैं? 4 साल। और इन 4 साल के ओलंपिक के अंदर भी 2 प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। और समर और विंटर ओलंपिक को फिर हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, यानी सब डिवाइडेड। तो उसमें एक ओलंपिक होता है, दूसरा पैरा ओलंपिक होता है। यानी जहां ओलंपिक होता है वहीं पे पैरा ओलंपिक किया जाता है, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो। अभी जो ये हो रहा है ये समर ओलंपिक है, और समर ओलंपिक का आयोजन 33 नंबर के एडिशन का कर रहा है पेरिस और फ्रांस। और हर 4 साल में होता है, तो यहाँ पे 4 का आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। यानी अभी 2024 चल रहा है, तो नेचुरल इससे पहले 4 साल पहले 2020 में हुए थे, वो टोक्यो जापान में हुए थे, वो टोक्यो जापान में हुए थे, और उसका एडिशन नंबर 33 में से एक लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 32। अब ये बात आती है कि सर 2028 में कहाँ आयोजित होंगे, तो वो 34 नंबर के एडिशन के जो आयोजित होंगे वो होंगे लॉस एंजल्स में। कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स, यानी जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक सिटी है लॉस एंजल्स, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा 2028 में। यानी पेरिस में संपन्न होने के बाद इसकी होस्टिंग जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? लॉस एंजल्स को। और उसके बाद जो 35वें नंबर के 2032 में होंगे समर ओलंपिक, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सिटी है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। और ये ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आता है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ आता है? क्वींसलैंड। वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये आता है गुरुजी, अभी तो याद है, वहां भूल भुला जाएंगे, तो लीजिएगा साहब इसकी भी ट्रिक बना देते हैं। ये हुआ 2024, ये हुआ 2028, और ये हो गया आपका 2032। इससे पहले आता है 2020, 2020। अब 2020 की यदि बातचीत चले, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको एक बार वापस लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, बिल्कुल छोटा लिखता हूं ताकि और जल्दी नजर आए। चलिए पहले चलते हैं 2020, उसके बाद चलते हैं 2024, उसके बाद चलते हैं 2028, और उसके बाद में चलते हैं 2032। ठीक है, इसकी बातचीत होती है। तो ये 32 नंबर का एडिशन, ये 33 नंबर का एडिशन, ये 34 नंबर का एडिशन, तो ये कौन सा हो जाएगा? 35 नंबर का एडिशन। अब बातचीत आती है कि सर ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो इनके आयोजन करने जो देश इसको आयोजित कर रहे हैं उसके ऊपर देखते हैं कौन कौन इसको आयोजित कर रहा है। तो पहले चलते हैं टोक्यो। कहाँ चलते हैं? टोक्यो।
ये हुए थे टोक्यो जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, आपको पता है येन नाम की वहाँ पे क्या चलती है, करेंसी। और फूमियो काशिदा जो है वहाँ पे पीएम के रूप में है। अभी कौन है, फूमियो काशिदा। उसके बाद में इस बार वाले जो आयोजित हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके पेरिस, और पेरिस जो है वो किसकी वी कैन से कैपिटल है, फ्रांस की। तो कंट्री का नाम है फ्रांस, उसकी कैपिटल का नाम क्या है, पेरिस। जहाँ पे आपको ध्यान हो तो मैक्रोन जो है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, और अभी अटल जी जो है वो पीएम के रूप में चुने गए। हमने ट्रिक के अंदर बताया था पिछली क्लास में कि उसका नाम कुछ भी हो लेकिन हमने अटल जी के नाम से याद कर रखा है तो उससे याद हो जाता है। फिर बातचीत होती है कि सर 2028 में 34वें एडिशन कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स। कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका। और उसके बाद में ब्रिस्बेन, और ये ब्रिस्बेन जो है वो क्वींसलैंड की एक सिटी है, और ये आता है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आएंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको ये याद करने का तरीका, पहले जापान, यानी जापान से बन गया आपका जे, जापान से क्या बना, जे। फ्रांस से बना एफ, अमेरिका का बना ए, ऑस्ट्रेलिया का बना ए। तो देखिए वो ऐसे आ रहा है जे एफ ए ए, जे एफ ए ए, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया जो ओलंपिक है वो जल्दी फास्ट आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, फास्ट आ रहे हैं। तो उससे याद हो जाएगा कि इस बार जो ओलंपिक के जो 4 के मोड में चल रहे हैं वो बहुत ही जल्दी फास्ट आ रहे हैं। तो जल्दी को फास्ट बोलते हैं, आ से कर दिया आ रहे हैं। तो जे से तो बनेगा जापान, एफ से बनेगा फ्रांस, एक ए से बनेगा अमेरिका का लॉस एंजल्स, और एक ए से ब्रिस्बेन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इस तरह से आपको ये ओलंपिक याद हो जाएंगे। तो आने वाले ओलंपिक की आप तैयारी कीजिएगा, यानी 33वें ओलंपिक जो कि फ्रांस पेरिस में हो रहे हैं, और उसके बाद मुलाकात होगी 34वें नंबर के अंदर 2028 में लॉस एंजल्स, और उसके बाद 2032 में इसकी मेजबानी जो दी गई है वो दी गई है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। अब यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो होती है उसके द्वारा ओलंपिक को मेजबानी दी जाती है। तो उससे पहले मैं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को बताऊंगा, और ये जो आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो पेरिस फ्रांस है उसके मस्कट भी आपके सामने नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इनको ही बताऊंगा। लेकिन पहले आपको इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को जानना जरूरी है कि सर ये इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जिसको आप आईओसी बोलते हो ये क्या है। तो देखिएगा यहाँ आईओसी से पहले आपको 3 शब्द समझने पड़ेंगे। पहला कहलाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिर कहलाता है आपका इंडियन ओलंपिक काउंसिल, फिर कहलाता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक आपका कमिटी। ये 3 शब्द एक ही शब्द से बने हैं, आईओसी, लेकिन तीनों में अंतर है। पहला यदि मैं चलता हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये भारत की महारत्न कंपनियों में से एक कंपनी पेट्रोल के अंदर है जिसको आप आईओसी बोलते हो। ये आईओसी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को रेफर करता है, ये आपको रेफर करता है इंडियन ओलंपिक काउंसिल जहां पे पीटी उषा बैठी है। जहां पे कौन बैठी है, पीटी उषा। चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे, पीटी उषा। और पीटी उषा को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे केरल कोचिकोड के पेयोरी एक्सप्रेस के नाम से उनको जानते हैं। पेयोरी गांव की रहने वाली, वहां उनका जन्म हुआ, कोझिकोड केरल से, जिनको हम पेयोरी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, है ना। या द यंगेस्ट धाविका जिसको हम एथलेटिक बोलते हैं, वो पीटी उषा इंडियन ओलंपिक काउंसिल के अभी चेयरपर्सन है। और बातचीत होती है आईओसी एक और, तो वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होता है जो कि भारत की महारत्न कंपनी है। बट बातचीत होती है इस वाले आईओसी की गुरुजी, तो ये बताता आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो कि ओलंपिक कराती है, फिलहाल इसके जो प्रेसिडेंट है वो थॉमस वॉक है। कौन है, थॉमस वॉक। और यहाँ इसकी जो स्थापना की बातचीत होती है तो 23 जून 1894, 1894 उसमें इसकी स्थापना हुई थी। 1894, मेरा क्वेश्चन है 23 जून 1894 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बातचीत चलते इससे आगे।
एक बार ऊपर आई ना, देखना क्या हुआ इसमें। तो चलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना 23 जून 18 सेंचुरी 94 के दिन हुई, और जब ये बना था उसमें ये पेरिस फ्रांस के अंदर बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर परमानेंट पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर अभी स्विट्जरलैंड के अंदर है, और स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिसका नाम है लुस्वाने, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है वहाँ थॉमस वॉक है, 23 जून 1894 के अंदर बना था, और बना था उसमें पेरिस फ्रांस में बना था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुस्वाने स्विट्जरलैंड के अंदर। इसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको बातचीत होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। एक बार आप चेक कीजिएगा प्लीज, चल रहा है क्या, क्योंकि यहाँ कुछ एक मैसेज आया था, स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ना? पक्का शो? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो अपन कंटिन्यूटी कर लेंगे, कोई इशू। ओके, नाउ सॉरी फॉर इंटरवेंशंस, है ना, ड्यू टू द सम वी कैन से द आईटी प्रॉब्लम्स, बट वी विल कैरी ऑन। ओके, एवरीथिंग इज रेडी नाउ, वी कैरी ऑन। ओके, कंसिस्टेंसी क्लियर करते हैं, देखिएगा निरंतरता रखते हैं इसकी। तो आपको अब कोई पूछता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में अभी वर्तमान में कौन चेयरपर्सन है, तो आपको लिखना है थॉमस वॉक। इसकी स्थापना आती है 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको करके आना है लुस्वाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी होती है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है? बर्न, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। उसके बाद चलते अपन अपनी बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के लिए क्योंकि हमें पता है 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा, तो मैं थोड़ा आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ पेरिस फ्रांस की। फ्रांस के अंदर जो क्रांति आई थी वो आई थी 1789, 1789। ये फ्रांस की क्रांति का ईयर पूछते हैं। और फ्रांस की जो मातृ देवी आपके सामने नजर आ रही है, मारियान, फ्रांस की मातृ देवी का नाम क्या है? मारियान। जब पहले क्रांतियां आती थी, उस क्रांति में फ्रांस की क्रांति की जो हम कह सकते हैं लोक देवी थी वहां की, उसका नाम था मारियान। ऐसे जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की थी, जब जर्मनी की क्रांति आती है। तो इसका उससे क्या संबंध है गुरुजी, ये बताता हूं। इस मस्कट का जो यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका इस मारियान से संबंध है। अब कैसे संबंध है? इनको नाम जो दिया गया है वो दिया गया आपका फ्रांस। क्या नाम दिया गया? फ्रांस। अब ये फ्रांस है क्या? एक्चुअली लाल कलर की जो टोपी, ये लाल कलर की जो टोपी आपको नजर आ रही है, देखिएगा ना तो इस बार मस्कट में किसी प्रकार का कोई एनिमल है ना कुछ और है। इस बार जो ये टोपी जो कि हम कह सकते हैं पेरिस फ्रांस के अंदर है, इसका नाम दिया गया फ्रांस। ये फ्रेज जो है वो पेरिस 2024 का मस्कट है। इसमें दो आपको टोपियां नजर आ रही है, साथ में इनका फ्रांस का झंडा नजर आ रहा है। और यदि आप इसको ध्यान से देखो तो रेड कलर के ड्रेस के अंदर है, इनको ब्लू कलर की आइज पहनाई गई है, और नीचे इनके शूज है। लेकिन शूज में देखिएगा एक जो है, ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक शूज बिल्कुल अलग बता रखा है, एक में इसने शूज पहन रखा है। यदि इनके पेयर को मैं ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे तो दोनों पेयर बन रखे हैं, और यहाँ पे एक पेयर शूज का है, एक पेयर शूज का नहीं है। ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि ऑटोमेटिक किस तरह से पेयर बनाएगा। इसका मतलब इनका सीधा संबंध अपनी पुरानी दास्ता से बता रहा है कि हम किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो इस मस्कट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इस बार जो 33वें ओलंपिक 2024 में पेरिस में आयोजित हो रहे हैं, उसका मस्कट क्या है? तो पेरिस में याद होता है तो उसको याद करने का तरीका भी क्या होगा? फैज। क्या हो जाएगा? PHRYGES, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो वैसे ही फ्रेज से याद हो जाएगा, फ्रेज याद नहीं तो फ्रिज याद कर लेना। पेरिस के अंदर क्या हो जाएगा? फ्रिज। उस फ्रिज से फ्रेज याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस मस्कट को देखते हैं। जो पेरिस 2024 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसने इसको रिविलेट करा है इस डिजाइन को 2024 में। और ये जो ओलंपिक है और जो पैरा ओलंपिक है जो भी यहाँ पे आयोजित होंगे, इन दोनों का मस्कट एक ही रखा गया, जिसका नाम रखा गया फ्रेज, है ना। ये मस्कट रिलीज हो गया था 14 नवंबर के दिन 2023। अब इस मस्कट के साइड में आपको दो अलग अलग लिटिल फ्रिजियन दिख रही है, फ्रिजियन कैप। इनको बोलते हैं फ्रिजियन कैप। क्या बोलते हैं इनको? फ्रिजियन कैप। ये फ्रिजियन कैप क्या थी सर? ये फ्रिजियन कैप जो आपको दिखाई दे रही है, ये एम्बोडी द फ्रेंच स्पिरिट, यानी जो फ्रेंच की स्पिरिट को बताता है, फ्रेंच की वैल्यूज को बताता है, और साथ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है किसका? फ्रांस का। और हमें पता है फ्रांस ने किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी 17 सेंचुरी 89 के अंदर। तो इस बार का जो मस्कट है उसको आपको क्या कर कहना? फ्रेंच।
एग्जाम में भूल जाओ तो फ्रेंच फ्राई याद कर लेना, उससे भी और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, आफ्टर द ओलंपिक, आफ्टर द ओलंपिक चलते हैं लॉन टेनिस की तरफ। और लॉन टेनिस के अंदर अभी जो कि 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, यानी 12 महीने में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं, और चारों बड़े ग्रैंड स्लैम में से एक ग्रैंड स्लैम 2024 है उसका कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपन डिटेल से देखेंगे कि इसमें मैन सिंगल किसने जीता, या वुमेन सिंगल किसने जीता, या डबल किसने जीता, है ना, और किसको हराया विद ट्रिक, लेकिन इससे पहले अपन जानेंगे कि सर ग्रैंड स्लैम कहते किसे हैं। ये 4 बड़े कप होते हैं जो कि खेले जाते हैं लॉन टेनिस में। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो होता है ये सिंथेटिक कोर्ट में होता है। अब सिंथेटिक कोर्ट क्या होता है पहले इसको समझे। जैसे पिच होता है क्रिकेट में, पिच किस में होता है? क्रिकेट में। वैसे ही जो लॉन टेनिस होता है उसको कोर्ट बोलते हैं जहां पे प्लेयर गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये उसके बाद में जो होता है सेकंड, ठीक है ना, वो होता है आपका फ्रेंच ओपन। क्या होता है? फ्रेंच ओपन। ये रहा फ्रेंच ओपन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में अगली बार क्या होगा? फ्रेंच ओपन। तो ये जहां आपको यहां नजर आ रहा है फ्रेंच ओपन है। इस फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको RG नजर आ रहा है, R रेफर फॉर रोलैंड, G रेफर फॉर गारोस, और ये फ्रांस पेरिस में आयोजित होते हैं। फ्रेंच से आपको पता चल ही गया होगा। तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में कहलाता है आपका फ्रेंच ओपन। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है वो विंबलडन नजर आ रहा है। लेकिन विंबलडन से पहले आऊंगा, यहाँ कलर कैसा नजर आ रहा है? येलो आ रहा है, येलो तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन रेड आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। किसके ऊपर खेला जाता है? क्ले कोर्ट। और क्वेश्चन यही आता है 4 बड़े ग्रैंड स्लैम में से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? तो फ्रांस पेरिस में, फ्रांस पेरिस में जो होता है उसका क्ले कोर्ट होता है, और क्ले कोर्ट के ऊपर खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो सिंथेटिक में खेला जाता है। विंबलडन जो है वो यूके लंदन में खेला जाता है, लेकिन इसकी ग्रास जो होती है वो ग्रीन ग्रास आपको यहाँ नजर आ रही है, ग्रीन ग्रास के ऊपर खेला जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो ईयर का लास्ट सीजन ग्रैंड स्लैम होता है उसको बोलते हैं यूएस ओपन, जो यूएस में खेला जाता है। देखिएगा दो में तो कोई दिक्कत ही नहीं, नाम में पता चल रहा है यूएस ओपन यूएस में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, फ्रेंच ओपन फ्रांस में खेला जाएगा। बट दिक्कत आती है विंबलडन, क्योंकि यहाँ पे विंबलडन में कहीं पे भी आपको यूके शब्द नहीं है। तो ये यूनाइटेड किंगडम लंदन में खेला जाता है, और यहाँ पे ग्रास आती है ग्रीन, तो ये ग्रीन ग्रास में खेला जाएगा। और ये वाला सिंथेटिक में वीकेंड से क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाएगा। ये सिंथेटिक हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, और ये भी सिंथेटिक हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। तो इसमें से जो पहला और आखिरी है वो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, लेकिन जो सेकंड नंबर का फ्रेंच ओपन है वो हमेशा क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, और ग्रीन ग्रास के ऊपर खेला जाता है विंबलडन। अब आपको ये जानना जरूरी है कि कौन यहाँ के बादशाह है, यानी किसको ये ग्राउंड शूट करता है, तो कौन कहाँ का किंग है। तो इस किंग के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल है। कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है वो फ्रेंच ओपन के बादशाह कहलाते हैं, ठीक है ना। और वीकेंड से आपका राफेल नडाल को कहते हैं फ्रेंच ओपन के बादशाह, ठीक है। और जो सार्बिया के हैं उनको कहते हैं वीकेंड से आपका यहाँ का विंबलडन के बादशाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी आपके बादशाह है। इन सबको अपन डिटेल से देखते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पे, फिर उसके बाद भी इसको डिटेल करते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको यहाँ नजर आ रहा है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखेंगे जो कि सिंथेटिक कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, और उसके बाद इससे आगे चलते हैं। अभी हाल ही के अंदर 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कहते हैं इसको एक ग्रैंड स्लैम का सबसे बड़ा पहला टूर्नामेंट कहते हैं, और ये खेला गया मेलबोर्न पार्क में। कहाँ खेला गया? मेलबोर्न पार्क, जो कहाँ पे आता है? ऑस्ट्रेलिया। 14 जनवरी 14 जनवरी के दिन इसका इनॉग्रेशन था। यहां से लेके 28 जनवरी 2024 तक ये खेला गया था। और इस साल जो इसका एडिशन थे, जो मेरा क्वेश्चन आ सकता है, वो 112वां एडिशन था। इसका एडिशन नंबर कौन सा था? 112वां नंबर एडिशन था। और ये 56 नंबर का ओपन एरा के अंदर खेला गया था। 56 नंबर का ओपन एरा दिख रहा है ना आपको, ये इस एरा को बोलते ओपन। ये ऊपर से जो आकाश दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओपन एरा। तो ये 56 ओपन एरा में था, बट इसका जो टूर्नामेंट का एडिशन आता है वो आता है 112 112 जो खेला गया मेलबोर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
अब चलते हैं कि यहाँ पे जीता कौन और हारा कौन, इसको देखते हैं यहाँ जीता कौन और हारा कौन। तो सबसे पहले चलते हैं अपन मैन सिंगल्स की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? मैन सिंगल। आपको यहाँ पिक के अंदर नजर आ रहे हैं डैनियल मेदलदेव। कौन नजर आ रहे हैं? डैनियल मेदलदेव। यहाँ आपको नजर आ रहे हैं डैनियल मेदलदेव जो रशिया से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? रशिया। रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को है। क्या राजधानी है? मॉस्को। और वहां के ये मिस्टर डैनियल मेदलदेव। अब ये फाइनल तक अच्छा, बहुत अच्छा फाइनल हुआ, बट ये फाइनल में हार गए। और जीते कौन? जीते इटली के जैनिक सिन्नर। कौन जीते? जैनिक सिन्नर। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि सेमीफाइनल के अंदर इन्होंने नोवाक जोकोविच को भी हराया। यानी इनकी जो गेम पे कंसिस्टेंसी और स्पीड जो रही और कंसंट्रेशन रहा, वो इतना शानदार रहा इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में कि सेमीफाइनल में एक महान दिग्गज को हराया जिसका नाम था नोवाक जोकोविच। और उसके बाद इन्होंने जो सेमीफाइनल के बाद फाइनल में इनकी टक्कर हुई वो हुई डैनियल मेदलदेव से। और डैनियल मेदलदेव रशिया से बिलोंग करते हैं और इनको भी इस इटली वाले जेनिक सिन्नर ने हरा दिया। तो मेरा यहां ट्रिक क्या बनेगा उसको एक बार देखिएगा। क्वेश्चन आएगा इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2024 मैन सिंगल किसने जीता? अब ये इसका नाम है जैनिक सिन्नर। अपन को जैनिक सिन्नर पे नहीं आना है, अपन को केवल इसमें से एक रिलीजन नजर आ रहा है, जैन। कौन सा रिलीजन आ रहा है? जैन। महावीर स्वामी आप जानते हैं, अहिंसा परमो धर्म आप जानते हैं, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम ये भी आप जानते हैं। तो उससे दिमाग में एक चीज लेना अपन को, जैन। क्या लेना है? जैन। तो जैन से वैसे याद होगा जैनिक। और सिन्नर, सिन्नर वैसे ही शब्द वहां दिख जाएगा आपको एग्जाम में। तो इस बार जैन लोगों ने जीता। और जैन लोग जो है वो कहां से बिलोंग करते थे? इटली। और इटली डोसे बहुत खाते, उससे इटली याद हो जाएगा। और डैनियल मेदलदेव जो है वो कहां से बिलोंग करते थे? तो रशिया से। इस रशिया वाले को हरा के जीतने वाला आपके इस साइड में जिसका नाम है जैनिक सिन्नर, और इस साइड के अंदर आपको जो मिलेंगे वो डैनियल मेदलदेव बनेंगे जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? रशिया से। ये था आपका मैन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। अब चलते हैं वुमेन सिंगल्स की तरफ। कहां चलते हैं? वुमेन सिंगल की तरफ। सर वुमेन सिंगल में कौन जीते? वुमेन सिंगल की बातचीत हो तो देखिएगा इस बार आपको यहां जो नजर आ, ये जेनियर सिन्नर को मैंने वापस लिया है। और जेनियर सिन्नर लेने का एक कारण है। कारण क्या है? एक क्वेश्चन पोल लगेगा जो मेरा दिल कहता है, क्योंकि जेनियर सिन्नर का एक तो ये तो लगेगा कि इस बार जीते कौन? जेनियर सिन्नर। और हारे कौन? तो डैनियल मेदलदेव। बट एक क्वेश्चन ये लग सकता है कि सिन्नर जो है वो 22 साल की एज में, कितने साल की एज में? 22 ईयर की एज में, और 22 ईयर एंड 165 डेज, 22 साल 165 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले, ठीक है ना, टाइटल जीतने वाले यंगेस्ट चैंपियन बन चुके हैं सिंस नोवाक जोकोविच इन 2018। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2008 में जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। और उसके बाद में ऐसा कारनामा करने वाले इटली के जैनिक सिन्नर बने। और जैनिक सिन्नर का जो बहुत ज्यादा यदि डीप लगेगा तो क्वेश्चन आएगा 165 दिन, 22 साल 165 दिन। तो हम दिमाग को ऐसे सुनाएंगे कि भैया 365 में 2 ही तो कम है, 200 ही तो कम है। 365 में कितने दिन कम है? 200। तो 165 इधर आ जाएगा, 200 कम है तो 2 इधर आ जाएगा। तो 22 साल 165 दिन में जीतने वाले यंगेस्ट जो बने वो जैनिक सिन्नर बने सिंस 2008 के अंदर। ये करामात जो करने वाले थे वो कौन थे? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से, ठीक है ना, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, बेलग्रेड सर्बिया। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ आपको जैनिक सिन्नर नजर आ ही रहे, और ये देखिएगा इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन का कप नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का कप। और ये इटली से बिलोंग करते हैं जैनिक सिन्नर, यंगेस्ट बने, इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो थे वो 2008 के। उसके आगे चलते हैं वुमेन सिंगल्स के अंदर। यहाँ आपको वुमेन सिंगल्स नजर आ रहे हैं, और वुमेन सिंगल के अंदर जो जीतने वाली मैम नजर आ रही है वो आ रही है आर्याना सिम्बलिका। ये यहाँ पे जो आपको फोटो में नजर आ रही है ये आर्याना सिम्बलिका है। आर्याना सिम्बलिका जो है वो बेलारूस से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? बेलारूस। मिनास्क यहाँ की राजधानी है बेलारूस की, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो जीता किसने? बेलारूस की आर्याना सिम्बलिका। और हराया किसको? हराया क्यूनवेन ज़ैंग को। और ये कहां से बिलोंग करती थी? चीन से। तो चीन वाली को हरा के बेलारूस वाली ने जीता। चीन को हरा के किसने जीता? बेलारूस। सर याद कैसे होगा? अरे भाई सी उल्टा चलो ना, सी से पहले बी आएगा, सी से चीन बनेगा, बी से क्या बन जाएगा? बेलारूस। और सर सी बी से पहले क्या आता है? ए।
ए से क्या बन जाएगा आर्याना, सी बी से पहले क्या आता है ए, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं ए बी सी, ए से बन जाएगा आर्याना सिंबलिका, बी से उसकी कंट्री बन जाएगी जो बन जाएगी बेलारूस, और जब सी आएगा तो सी से चीन वाली को डिफीट करा, और चीन वाले की जब बातचीत आती है तो ऐसे जो जैंग फैंग ऐसे नाम आते हैं वो सब चीन के ही होते हैं, तो इसको अपन कहेंगे आपका कैनवेन जैंग, किसको रहा कैनवेन जैंग। चलिए कैनवेन जैंग को भी आपको दिखाई देते हैं कैनवेन जैंग दिखने में कैसी है, क्योंकि आर्याना सिंबलिका को तो आप पहचान जाएंगे। यहां आपको अब दोनों नजर आ गई, यानी रनर अप भी नजर आ गई और विनर अप भी नजर आ गई। ये जो यहां पर नजर आ रही है ये है संबलिका, आर्याना सिंबलिका, और ये कहां से बिलोंग करती है बेलारूस से, और इन्होंने किनको हराया जैंग किनवेन को, और ये जैन किनवेन यहां पे नजर आ रही है जो कहां से बिलोंग करती है चाइना से। तो अपना यहां पे ट्रिक जो रहेगा वो रहेगा एबीसी, क्या रहेगा एबीसी, और याद कीजिएगा एबीसी जो होता है अल्फाबेट वो जाके कहां खत्म होता है जेड पे, कहां पे खत्म होता है जेड, तो जेड से बन जाएगा जैंग, और जेड से पहले क्वीन, ये खुद क्वीन दिखती है तो उससे याद होगा किनवेन, जैंग किनवेन। तो इस ट्रिक से आपको ए बी सी और जेड से वुमेन्स याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। ए से वापस चलते हैं तो आर्याना, बी से बेलारूस, सी से चीन, बट चीन की कौन, तो जेड से याद हो जाएगा उसका जेनवेन क्वीन। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन नजर आ जाएगा। और यदि मेंस की बातचीत चले तो जैन से आपको जैनिक सिन्नर नजर आ जाएंगे इटली के, और हराया किसको, तो डैनियल मेदलदेव को, और वो कहां से बिलोंग करते थे, वीकेंड से फ्रांस से। ठीक है, चलिए चलते आगे, इससे आगे। सर ये तो है, बट अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो क्वेश्चन आएंगे ही, और उसका एडिशन पूछ सकते हैं जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर करा था 112 और उससे आगे 56 ओपन एरा, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना, ये भी लग सकता है क्वेश्चन। अब चलते और क्या, सर भारत का भी तो डंका बचा है यहाँ पे, बिल्कुल बजा है साहब, इंडिया कैसे नहीं हो सकता है। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो और हमारे बेस्ट बैडमिंटन, बेस्ट वीकेंड से टेनिस लीजेंड हम जानते हैं रोहन बोपन्ना यहाँ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, भारत का तिरंगा फहराने में कोई व्यक्ति कोई कमी नहीं छोड़ता है, तो ये व्यक्ति कैसे छोड़ सकते हैं जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। यहाँ आपको रोहन बोपन्ना नजर आ रहे हैं, और बातचीत चल रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल विनर 2024, और देखिएगा दोनों की जोड़ी ने मिलकर यहां जो नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हैं मिस्टर मैथ्यू एबडेन, और यहां इंडिया के हैं रोहन बोपन्ना। वैसे याद हो जाएगा इस साल का ओडीआई विनर अप कौन थी, ऑस्ट्रेलिया, रनर अप कौन थी क्रिकेट के अंदर, इंडिया। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दोनों पार्टनर, यहां रोहन बोपन्ना आएंगे, और उस साइड के अंदर जो नाम आएंगे वो आएंगे मिस्टर मैथ्यू, और वैसे मैथ्यू उनके खिलाड़ी का नाम था मैथ्यू वेड, तो मैथ्यू वेड से वैसे याद हो जाएगा आपको। तो यहां जब आएगा तो रोहन बोपन्ना, और वहां आएंगे मिस्टर मैथ्यू एबडेन, ये ऑस्ट्रेलिया से थे। इन दोनों ने मिलकर कहते हैं कि जो इटालियन की दोनों जोड़ियों को हराया, और उसमें कौन कौन थे, उसमें थे मिस्टर सिमोन बोली और साथ में है मिस्टर एंड्रा वेबस्टोरी। ये दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते थे, इटली। तो ये फाइनल जब हुआ था डबल्स का, मेंस डबल, तो मेंस डबल जो जीता वो हमारे रोहन बोपन्ना का नाम पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले डबल्स में कौन, मिस्टर रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, और इनके पार्टनर का नाम मिस्टर मैथ्यू, याद कर लेना, आगे पीछे का अपने आप लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और ये कहां से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया। और कहां की जोड़ी को हराया, तो इटली। किससे हराया, इटली। तो आपको आरबीआई की जगह RAI याद करना है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद होता ना, तो वैसे यहाँ पे बी को हटा के ए लगाना है, RAI। आर से बनेगा आपका वीकेंड से रोहन बोपन्ना, और बिलोंग कहां से करते हैं, इंडिया से, और मैथ्यू कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने जो है इटालियन वालों को हराया है, और ये कहलाता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल विनर 2024। तो अब तक के जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस जीतने वाले कौन, तो जेनियर सिन्नर, कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इटली से। देखो इटली वाला वहां जीता है, और यहाँ डबल इटली में हारे हैं, डबल इटली में हारे हैं। फिर यदि बातचीत होती है वुमेन सिंगल जीतने वाली कौन, तो आर्याना संबलिका, वो कहां से बिलोंग करती है, बेलारूस से। और हारी किससे, तो सर कुछ भी याद नहीं आया तो मैंने आपको कहा था जेड से याद कर लेगा, जैनिंग क्विंग, और वो कहां से बिलोंग करती है, चाइना से। और डबल जो मेंस थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर, उसमें रोहन बोपन्ना, साथ में उनके जोड़ीदार मैथ्यू आ जाएंगे, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और हराया किसको, इटली के दोनों जोड़ीदार को, जिनका नाम क्या क्या आएगा, मिस्टर सिमोन बॉली और साथ में एंदिरा वेबस्टोरी, इनको हराया इनको ने। तो ये थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की कहानी, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन की कहानी खत्म नहीं होती है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन की कहानी खत्म नहीं होती है। सर 4 बड़े ग्रैंड स्लैम आपने हमको स्टार्टिंग में बता दिए। पहला आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन बनाया, उसके बाद में फ्रेंच ओपन पढ़ाया, फिर विंबलडन पढ़ाया और फिर यूएस ओपन। अब ये भी बताइए कि मैन सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन, और वुमेन सिंगल के अंदर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसको देखते हैं। देखिएगा यहां पर आपको इमेज के अंदर तीनों ही लीजेंड नजर आ रहे हैं। ये 3 बड़े लीजेंड आपके सामने नजर आ रहे हैं। यदि मैं इसको करूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पे आपको नोवाक जोकोविच नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पे कौन नजर आ रहा है, नोवाक जोकोविच। यहां पे आपको राफेल नडाल नजर आ रहे हैं। कौन नजर आ रहे हैं, राफेल नडाल। और यहां पे आपको रोजर फेडरर नजर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, रोजर फेडरर। यानी ये नोवाक जोकोविच यहां पर आ गए, ये राफेल नडाल यहां से आ गए, और ये रोजर फेडरर यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब तक कहते हैं मोस्ट सक्सेसफुल मेल टेनिस स्टार्ट बाय द ग्रैंड स्लैम्स वुन्स, वो है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से। उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए, 24। यानी ये जो 4 बड़े जो आपने बताया सर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये एक ग्रैंड स्लैम होता है। तो ऐसे इन्होंने 24 जीत लिए। कितने जीते, 24। और 24 जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे याद हो जाएगा कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। तो 24 घंटे बंदे ने मेहनत करी होगी नोवाक जोकोविच ने, तब जाके क्या जीता होगा, ग्रैंड स्लैम। और सर्बिया इनकी कंट्री है, सर्बिया क्या इनकी कंट्री। उसके बाद चलते हैं आपके स्पेन के राफेल नडाल। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं राफेल नडाल, और इन्होंने इनसे 2 कम जीते, यानी 22। कितने जीते, 2 कम यानी 22। तो हमने ऐसे याद करा कि जो हमारे यहाँ पे राफेल विमान आए हैं फ्रांस से, वो 2x2, हम 2 हमारे 2 चलाएंगे, हम 2 हमारे 2, तो वहां 22 हो जाएगा। और 24 के अंदर कौन आ जाएंगे आपके, नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया से, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। उसके बाद में आपको यहां पर नजर आ रहे हैं रोजर फेडरर। कौन नजर आ रहे हैं, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं। कितने जीते हैं, 20। बट मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा नोवाक जोकोविच का ही आएगा कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन, नोवाक जोकोविच, सर्बिया 24 घंटे। और यदि क्वेश्चन आता है राफेल नडाल, तो स्पेन 22, और फिर रोजर फेडरर जो आ जाएंगे वो 20, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये तीनों आपको लीजेंड यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मेंस ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा जीते, यानी 24, 22, 20। यानी अंतर भी जो अंतर आ रहा है एआई के अकॉर्डिंग आप समझते होंगे, 2-2 का अंतर आ रहा है। 24 में से 2 गए 22, 22 में से 2 गए तो 20, ठीक है। तो ये मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। अब चलते वुमेन्स के अंदर कि सर वुमेन्स में जीतने वाले कौन थे। तो वुमेन्स की बातचीत चले तो देखिएगा यहां आपको स्क्रीन के अंदर जो नजर आ रहे हैं वो कौन कौन नजर आ रहे हैं। देखिएगा ये मार्गरेट कोर्ट नजर आ रही है मैम। ये मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। यहां पे आपको अमेरिका की जो है सेरेना विलियम्स नजर आ रही है। कौन आ रही है, सेरेना विलियम्स। ये सेरेना विलियम्स जो है, ये विलियम्स बहनें थी दोनों, और दोनों टेनिस खेलती है, ठीक है ना। तो ये सेरेना विलियम्स यहाँ नजर आ रही है, और यहाँ पे आपको जर्मनी की जो है वो स्टेफी ग्राफ नजर आ रही है। तो 3 यदि बताते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे वहां पे अपन ने नोवाक जोकोविच करा था, उसके बाद में हमने राफेल नडाल करा था, और उसके बाद में हमने करा था पीट सैम्प्रास को। तो इस तरह से अपन को जो 3 वहां देखे थे, एक बार मैं वापस पीछे जाऊंगा ताकि दोनों की आपकी कॉम्परेटिव स्टडी हो जाए। और कॉम्परेटिव स्टडी जितनी आप करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। क्या होगा, बेनिफिट। चलिए एक बार मैं वापस बैक आ रहा हूं। बैक में देखिएगा 3 अपन ने देखे थे, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। रोजर फेडरर, इन 3 को हमने यहां देखा था, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। ये 3 याद कर लेना। अब बातचीत चलती है सर वुमेन्स में कौन कौन। तो वुमेन्स के अंदर आते हैं मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने भी 24 जीत रखे हैं। तो बताइए 24 से 24 मिला या नहीं मिला। यानी मेरे को पीछे ले जाने का जो मेन मकसद था वो था कि आपको मार्गरेट कोर्ट जो है, और वैसे भी देखो कोर्ट में ही खेला जाता है टेनिस, आगे केवल मार्गरेट लिखना है। तो मार्गरेट कोर्ट ने भी कितने जीते, 24। और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। और पहला कप भी कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको बताया ना इसमें ग्रैंड स्लैम में पहला कप कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया। तो मार्गरेट कोर्ट कहां से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से। जीते कितने, 24। और वहां पे नोवाक जोकोविच ने भी कितने जीते, 24। तो 24 से 24 मिल गया ना। उसके बाद चलते हैं सेरेना विलियम्स, वहां राफेल नडाल थे, और यहाँ कौन है, सेरेना विलियम्स। ये अमेरिका से बिलोंग करती है। उन्होंने 22 जीते वहां पे, स्पेन वाले ने। और यहाँ कितने जीते इसने, 23। और फिर वहां
थर्ड नंबर पे चले हैं तो जर्मनी की कौन आ रही है, स्टेफी ग्राफ, इन्होंने कितने जीते 22, यानी इनके तो रैंडमली चल रहे हैं, सीरीज जो चल रही है वुमेन्स में 22 23 24 और वहां चल रहा है 20 22 और 24। तो आई थिंक इस एनालिसिस से आपको हमेशा याद रहेगा किसने कितने जीते। एम आई राइट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। तो इनके कंट्री भी याद हो गई और इनके कितने कितने ग्रैंड स्लैम जीते ये भी आपको याद हो गया। चलते इससे आगे, देखिएगा यहां पे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आपको जुम्पा लाहिड़ी नजर आ रही है। अभी ये किताब काफी चर्चा में है, ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है जो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है मैम, इनका नाम है जुम्पा लाहिड़ी। ये जुम्पा लाहिड़ी हम इनको बोलते हैं जुम्पा लाहिड़ी। एक्चुअल में इनका पूरा नाम है नीलंजना सुदेशना जुम्पा लाहिड़ी। इतना बड़ा नाम है, बट इतना बड़ा नाम आप यदि बुक के नीचे लिखेंगे तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, याद भी नहीं होगा। तो हमने इसको बिल्कुल छोटा, इनका नाम जब भी आता है तो जुम्पा लाहिड़ी। ये देखिएगा इस किताब के ऊपर भी देखिएगा क्या है, जुम्पा लाहिड़ी। अभी विनर है, विनर ऑफ द पुलित्जर प्राइज, ये जो आपका पुलित्जर प्राइज होते हैं इसकी विनर है जुम्पा लाहिड़ी। और ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है, ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर। इन्होंने कहते हैं कि खुद ने शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट करा, नोवेल लिखना स्टार्ट करा, ऐसे लिखना स्टार्ट करा इंग्लिश के अंदर और इटली के अंदर। अभी मोर रिसेंटली एक इटालियन भी इन्होंने लिखना स्टार्ट करा। और यहां पे देखिएगा आपको आ रहा है रोमन स्टोरी। कौन सी स्टोरी? रोमन स्टोरी। इस किताब को आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन कहेगा कि हाल ही में जुम्पा लाहिड़ी की नई किताब जो आई है वो कौन सी है? रोमन स्टोरी। या हो सकता है उल्टा आ जाए, रोमन स्टोरी किसने लिखी? जुम्पा लाहिड़ी। अब कैसे याद होगा? बड़ा इजी तरीका बताता हूं, हमेशा याद रहेगा, हमेशा। इधर देखिएगा, मैं यहां बना के बताऊंगा, ये आपको एग्जाम में नजर आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं यहां बना के बता रहा हूं, आपको नजर आएगा, देखिएगा नजर आएगा। मैं यदि आपसे कहता हूं कि एक सिनेरी बनाइए, तो आप सिनेरी कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा। आप क्या बनाएंगे? अधिकतर इस तरह से झोपड़ी तो बनाएंगे, तो झोपड़ी से तो जुम्पा, झोपड़ी से तो क्या बन गया? जुम्पा। ये ऊपर एंटीना लगा दोगे इस तरह से, ये झोपड़ी बन जाएगी। तो हमने कहा भाई गांव में तो होती है झोपड़ी, गांव में तो क्या होती है? झोपड़ी, हट। और शहरों में होते हैं रूम, शहरों में क्या होते हैं? रूम। अब रूम से बनेगा आपका, रूम से क्या बन गया? रोमैन। रूम में रहते हैं मैन, रूम में कौन रहते हैं? मैन, इंसान। तो रोमन स्टोरी किसने लिखी? जुम्पा लाहिड़ी। तो मेरी तो ट्रिक हमेशा ऐसे ही रहती है भैया, रूम में कौन रहते हैं? मैन। वो तो शहरों में रहते हैं ना, मेरा गांव मेरा देश। तो मेरे गांव के अंदर कौन रहेंगे? झोपड़ी में। तो झोपड़ी से बनेगा जुम्पा लाहिड़ी। तो जुम्पा लाहिड़ी ने कौन सी किताब लिखी है? तो आपका आंसर होगा रोमन स्टोरीज। ये बुक लग सकती है, इसका पूरा चांसेस है, इसके लिए थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते आगे, देखिएगा चलते हैं हम हमारे देश के, यहां पे जो नजर आ रहा है ना वो आयरिश ऑथर नजर आ रहे हैं, और ये बुकर प्राइज 2023। और किताब का नाम भी आपके सामने नजर आ रहा है, प्रॉफिट सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? प्रॉफिट सॉन्ग, बाय द पॉल लैंच, बाय द पॉल लैंच। यहां पे आयरिश ऑथर नजर आ रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर पॉल लैंच। कौन नजर आ रहे हैं? पॉल लैंच। इन पॉल लैंच ने 2023 का बुकर प्राइज जीता है। किताब में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज जो होता है वो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज होता है। इनकी जो नोबल है उसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। अब ये प्रॉफिट सॉन्ग होगा हमारे लिए तो परफेक्ट सॉन्ग है। कौन सी सॉन्ग है? परफेक्ट सॉन्ग। तो हमने इस तरह से याद करा, नाम इनका जो है मिस्टर पॉल लॉन्च है। क्या नाम है? पॉल लॉन्च। और आयरिश है। हमने इसको इस तरह से याद करा कि हमारे यहाँ पे सेंट पॉल स्कूल है, तो सेंट पॉल से याद होगा, सेंट हटा देंगे तो पॉल ही तो बचा। तो सेंट पॉल में परफेक्ट सॉन्ग गाते हैं, जितने भी स्टूडेंट हो क्या गाते हैं? परफेक्ट सॉन्ग। तो उससे याद हो जाएगा प्रॉफिट सॉन्ग जो है वो किसने लिखी है? मिस्टर पॉल ने। और पॉल लैंच जो है वो कौन है? आयरिश ऑथर। इनको इस साल का जो है सबसे बड़ा अवार्ड मिला है जिसको बोलते हैं बुकर प्राइज 2023। तो ये आपका प्रॉफिट सॉन्ग पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो आपको पॉल लिंच नजर आ रहे हैं, आयरिश ऑथर, उनकी किताब जो होगी वो प्रॉफिट सॉन्ग होगी, और प्राइज का नाम जो होगा वो बुकर प्राइज होगा। आशा कर रहा हूं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज। इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज। अब सर बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज में क्या अंतर होता है? बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर जो होता है, जो इंटरनेशनल है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, आपकी किताब कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर हो, और वो जो है इंग्लिश बुक को दिया जाता है, इसको बोलते हैं बुकर प्राइज। और बुकर प्राइज अभी मैंने देखा था मिस्टर पॉल लॉन्च, और उनकी किताब थी प्रॉफिट सॉन्ग, है ना। तो अब यहां चलते हैं टाइम शेल्टर। किसको देखते हैं?
टाइम शेल्टर। अब ये टाइम शेल्टर में आपको दो जने नजर आ रहे हैं, 1 एंड 2, यानी एक मेंस और एक वुमेन्स। अब देखते हैं कौन है ये। बुल्गारिया का है। कहां के? बुल्गारिया। बुल्गारिया के जो ऑथर है जिसका नाम है मिस्टर जॉर्जी गॉस्पेंडो, और साथ में नजर आ रही है एंजिला। कौन नजर आ रही है? एंजिला रॉडेल। ये एंजिला रॉडेल है। और यहां पे जो नजर आ रहे हैं वो कौन आते हैं? मिस्टर जॉर्जी ग्रॉस्पेंडिक। अब इतना बड़ा नाम याद नहीं आता है, जॉर्जी याद हो जाता है तो जीजी भी कर सकते हैं। जॉर्जी से क्या कर सकते हैं? जीजी यानी सिस्टर। और सिस्टर एंजिला को मिला है। किसको मिला है? सिस्टर एंजिला। इस तरह से याद होगा कि भैया इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मेरी जीजी को मिला है, जिसका नाम क्या है? एंजिला। अब जीजी से यदि बातचीत चला तो जॉर्जी हो जाएगा और उधर एंजिला याद हो जाएगा, तो जीजी एंजिला। तो जॉर्जी एंजिला को मिला है। और ये दोनों की दोनों कहते हैं कि जो ऑथर है वो कहाँ के हैं? बुल्गारिया। अब यहाँ आपको बुल्गारिया के बारे में जानना जरूरी है। बुल्गारिया की राजधानी होती है सोफिया। क्या होती है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होती है, इस बात का विशेष ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। और यहां लेव नाम की करेंसी चलती है, लेव, एलईवी लेव, एलईवी लेव। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और लेव नाम की क्या चलती है? करेंसी। और वो वहां है जीजी। और जीजी कौन है? एंजिला, जिन्होंने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। और किताब का नाम होता है टाइम शेल्टर। क्या होता है? टाइम शेल्टर। तो इसको याद करने का तरीका भाई टाइम की बात है, टाइम की बात है। मेरी जीजी एंजिला ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। और वो कहाँ रहती है? शेल्टर में। तो टाइम शेल्टर बुक आ जाएगी। और वहां पे याद कीजिएगा परफेक्ट सॉन्ग अपन ने पढ़ा था मिस्टर पॉल लेंच, वहां था ओनली बुकर प्राइज। और यहाँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बातचीत आती है तो दो व्यक्ति बुल्गारिया के, और बुल्गारिया में पहला जीजी हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा आपका? एंजिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, चलते हैं हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज की तरफ। ये इंदिरा गांधी ट्रस्ट जो बन रखा है उसकी तरफ से हमारे देश की जो पहली प्रधानमंत्री, जिसको हम लेडी आयरन, वुमेन्स आयरन के बारे में बोलते हैं, लेडी आयरन के नाम से जानते हैं, जिसको आप प्रियदर्शनी भी के नाम से भी जानते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 का जो दिया गया वो मिस्टर डैनियल ब्रैनबोमिन और साथ में अली अब्बू आवाद को दिया गया है। यहाँ पे आपको दोनों नजर आ रहे हैं, मिस्टर डैनियल ब्रैनबोमिन नजर आ रहे हैं और मिस्टर अली अबू आवाद नजर आ रहे हैं। अब इनको क्यों दिया गया इसके पीछे चलते हैं। वैसे एग्जाम में भूल जाओ तो उसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है। मिस्टर डैनियल और मिस्टर अली अबू यानी पापा, तो अली अबू डैनियल को क्या दिया गया आपका? इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। लगने लायक क्वेश्चन है, लगेगा, श्योर लगेगा। अब क्वेश्चन आता है सर इनको क्यों दिया गया, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो उसकी कहानी ये है। अब इस कहानी को देखते हैं, क्या कहानी थी, देखिएगा। कहते हैं अभी हाल ही के अंदर इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो होता है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट फॉर द 2023, और ये जॉइंटली अवार्डेड होता है और जॉइंटली दोनों को दिया गया अर्जेंटीना। मेरा क्वेश्चन जो आएगा फिर अर्जेंटीना के है मिस्टर डैनियल बार्बरबिन। और अर्जेंटीना की राजधानी जो होती है वो होती है आपका ब्यूनस आयरस। क्या होता है? ब्यूनस आयरस। और साथ में फिलिस्तीन के जो है वो अली अबू आवाद को दिया गया है। इनको एफर्ट क्या करा इन्होंने? इन दोनों ने मिलकर, कहते हैं यूथ पीपल ऑफ इजराइल एंड अरब, इनके लिए काम करा है वर्ल्ड फॉर नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन ऑफ इजराइल एज वेल एज द फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें यंग पीपल को शांत रहने के लिए कहा है दोनों जनों ने, मिस्टर डैनियल एज वेल एज अली अबू आबाद ने। डैनियल की बातचीत आती है तो डैनियल अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयरस। और बातचीत आती है अली अबू आबाद की तो ये फिलिस्तीन से करते हैं जिसकी राजधानी होती है ईस्ट जेरूसलम। क्या होती है? ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, तो इनको इस साल का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है सर? ये 1986 से दिया जा रहा है। कब से दिया रहा है? 1986 से। ये पीस में दिया जाता है, डिसमेंटमेंट के बारे में दिया जाता है और डेवलपमेंट के बारे में दिया जाता है। और हमारे देश की जो पहली प्रधानमंत्री है स्वर्गीय श्रीमती जी इंदिरा गांधी, उनकी तरफ से इनका ट्रस्ट बना हुआ है, इस ट्रस्ट से ये 1986 में दिया जाता है। ठीक है ना? तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मॉनेटरी अवार्ड। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्या मिलता है,
इसमें मिलता है 25 लाख रुपया। कितना मिलता है? 25 लाख रुपया। और 25 लाख के अलावा एक आपको जो है आपका सिटिशंस दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं कि जो अवार्ड है उसकी कैटेगरी कितनी होती है। ये 3 कैटेगरी जो मैं आपके साथ में बता चुका हूँ, शांति, पीस, फिर उसके बाद में आपका डिसमेरिटन, और साथ के अंदर आती है डेवलपमेंट। इन 3 में ये अवार्ड दिया जाता है। तो याद करने का ट्रिक बड़ा इजी हो जाएगा। पहला डेनियल हो जाएंगे, वो अर्जेंटीना से हो जाएंगे, अली अबोबाद कहाँ से हो जाएंगे? फिलिस्तीन। और इस साल का 2023 का, यानी इस साल को मतलब 2023 जो बीत गया, उसका इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट। टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर, 100% लगने वाला क्वेश्चन है। ये मान के चलिए मेरा क्वेश्चन है जो श्योर लगेगा। ये मेरा ब्रेड एंड बटर है जो मैं हर बार बोलता हूँ। ये पुखराज शर्मा का क्वेश्चन है जो 100% लगेगा आपके कैप्टन कूल का। तो ये लगता है 100% लगता है। आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे आपको पता चलेगा एज इट इज आ गया। तो टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर की बातचीत होती है 2023, 22 और 21। मैंने तीनों की आपको यहाँ पे पिक्स दे दी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइम मैगजीन जो है अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन है, और उसके फ्रंट कवर के ऊपर फोटो आने का मतलब बहुत बड़ा आपने काम करा होगा, तब आपका फ्रंट पेज के ऊपर क्या होगा? फोटो। इसकी हिस्ट्री भी सुनाऊंगा। एकमात्र इंडियन, ये भी क्वेश्चन आता है, एकमात्र इंडियन जिनका फोटो टाइम मैगजीन के ऊपर छपा था वो थे आपके हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू, जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी। 1930 हम सबको याद है, 12 मार्च 1930, ये हम कभी भूल ही नहीं सकते। 12 मार्च 1930 अपने 78 सहयोगियों के साथ में जो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी, इसको हम बोलते हैं दांडी पोस्ट, है ना। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, उसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उनके इस कार्य को देखते हुए, उनकी एक कहते हैं ना अहिंसात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए टाइम मैगजीन ने 1930 में एकमात्र भारतीय का फोटो जो है वो फ्रंट के ऊपर छापा था, और वो टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 1930 थे उस समय। अभी टाइम ने जो है वो 3 जनों का मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे आपको अमेरिका की टेलर स्विफ्ट नजर आ रही है। ये टेलर स्विफ्ट जो है, इनको टाइम मैगजीन 2023 यानी पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देखिएगा फ्रंट पेज की फोटो छपी है, ये पर्सन्स ऑफ द ईयर है टेलर स्विफ्ट। उससे पहले यदि ये बातचीत चलती है तो 2023 और इनकी बातचीत आती है, इनको कौन नहीं जानता भैया, इनको तो सभी जानते हैं। ये 2022 के, ठीक है ना। और ये 2022 के जो है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। आपको पता ना यूक्रेन के, हाँ रशिया यूक्रेन कौन नहीं जानता है। तो पर्सन्स ऑफ द ईयर में आपको जेलेंस्की नजर आ रहे हैं, जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की है। इनको दिया गया है 2022 का टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर। और एलन मस्क को कौन नहीं जानते? यदि आपने कल की न्यूज सुनी हो तो एक्समेल आ रहा है ना, इनका नया कौन सा आ रहा है? एक्समेल। जैसे आप जीमेल यूज करते हैं या आप जो है गूगल वगैरह यूज करते हैं, ऐसे आपको पता हो तो अब नया जो एलन मस्क लेके आ रहे हैं वो एक्समेल लेके आ रहे हैं। आपको पता है ना स्पेस एक्स के अलावा ट्विटर ले लिए, और इसके अलावा टेस्ला, इन सब के हेड कौन है? मिस्टर एलन मस्क। तो एलन मस्क को 2021 का टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था। तो अपन को ये तीनों याद हो गए। अच्छा 20 भी याद होना चाहिए। 2020 के अंदर जो अभी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो बाइडेन, और साथ में वहां की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनको लिया गया था। तो कमला हैरिस, जो बाइडेन 2020-21 के अंदर आ जाएंगे आपके मिस्टर एलन मस्क, और 2022 के अंदर आएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की, और 2023 के अंदर आ जाएगी आपकी टेलर स्विफ्ट। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक लग सकता है। तो आपको ये पहले टाइम मैगजीन के मैंने कंसेक्यूटिव कौन से ईयर करा दिए? 4, यानी 23, 22, 21 एंड 20। चलिए 20 से वापस चलते हैं। तो पहले चलते प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, जिनका नाम होता है जो बाइडेन, और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। उसके बाद में एलन मस्क आ जाएंगे, एलन मस्क के बाद में हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की, और उसके बाद में आपको अभी अभी जो आएगा वो कौन आएंगे? टेलर स्विफ्ट। इस तरह से आपको टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर क्लियर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। हाँ आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वही चीज हमेशा कैप्टन कूल आपसे एक ही चीज मांगता है, मोटिवेशन। क्योंकि कहा था ना कि कैप्टन कूल ऑलवेज 7+7, 7++7 का मतलब ये आपके साथ है। आप हमेशा इसको जो देख रहे हैं उसके बाद में इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, इसको शेयर करें। हो सकता है कोई व्यक्ति पुखराज कहीं बैठा होगा किसी गांव में, कहीं पे भी XYZ, वो भी इसको देख के पढ़ाने की इच्छा आएगी, और जो स्किल डेवलपमेंट है वो यहीं से आएगा, और इसका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो इस कैप्टन कूल को होगी। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ये जो मैंने आपके लिए बता दूं, जो मैं ये सेलेक्टेड स्लाइड लेता हूं, ये आपके बहुत काम में आती है, बहुत नहीं बहुत। चलिए नोबेल प्राइज है, बिल्कुल शॉर्ट में कराएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, मेरी गारंटी है। इतना शॉर्ट कि आपको हमेशा याद रहेगा। नोबेल प्राइज, यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। डायनामाइट का इन्वेंशन करा था, आपको पता हो तो डायनामाइट का इन्वेंशन करने वाले अल्फ्रेड नोबेल आ रहे हैं। और अल्फ्रेड नोबेल की जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट डीड में से दिए जाते हैं 6 बड़े अवार्ड।
हालांकि जब ये थे तो इन्होंने 5 ही डिक्लेयर करा था। जो इकोनॉमिक्स है वो 1969 में ऐड हुआ था, इस बात का विशेष ध्यान देना। जब ये थे तो इन्होंने 5 बड़े अवार्ड अपने जो है ट्रस्ट में से देने की घोषणा करी थी। ये साइंस के 3 जो आप जानते हो जिसको हम एमपीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमपीसी। ये सर्किटरी का एमपीसी जल्दी याद होता है इससे, एमपीसी। एम से बनता है मेडिसिन, पी से बनता है फिजिक्स, सी से बनता है आपका केमिस्ट्री। सी से क्या बनता है? केमिस्ट्री। तो ये 3 बड़े अवार्ड तो साइंस के हो गए, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद में हम जो लेते हैं वो लेते हैं लिटरेचर। क्या लेते हैं? लिटरेचर। और उसके बाद में लेते हैं पीस। क्या लेते हैं? पीस। ये 5 बड़ी कैटेगरियां जो आपको यहां नजर आ रही है साइंस की, मैंने 3 अलग लिखी है, मेडिकल, पीस, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और यहां मैंने लिया लिटरेचर और पीस। ये 5 बड़े अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल ने अपने खुद की डीड में से डिक्लेयर करे थे। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन, ये जो पीस वाला अवार्ड है ना, पीस, ये जो नजर आ रहा है पीस, बाकी सब अवार्ड स्वीडन स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, चाहे वो आपका साइंस का मेडिकल हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे लिटरेचर हो। लेकिन ये जो अवार्ड है पीस वाला, ये नॉर्वे से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। और ध्यान रखना ये जो स्वीडिश कंट्रियां हैं, इस साइड में एक ही करेंसी चलती है, क्रॉन। कौन सी चलती है? क्रॉन। तो इस प्राइज में जो दिए जाते हैं क्रॉन ही दिए जाते हैं, CRON, क्रॉन। क्रॉन याद नहीं हो तो आइसक्रीम का कौन याद कर लेना, आइसक्रीम का कौन खाते ना अपन, उससे क्रॉन याद हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्वे ओस्लो से पीस प्राइज दिया जाता है। तो सर 3 और 3 आपने तो 6 कैटेगरी कहा था, यहाँ कैटेगरी तो 5 ही है। तो मैंने यही तो कहा था भाई 5 कैटेगरी अल्फ्रेड नोबेल ने अपने डीड में लिखी थी। और 1969 में एक नई और जुड़ी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। क्या था? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 1969 में ऐड किया गया, और ये 1969 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। तो टोटल कितने अवार्ड हो गए? 6। एमपीसी रेफर फॉर मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट द लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो एमपीसी, एलपीई, इससे आपको ये 6 के 6 कैटेगरी याद हो जाएंगे। इसमें से पी पे ध्यान देना, वो नॉर्वे ओस्लो आ जाएगा, और ई पे ध्यान देना, इकोनॉमिक्स 1969। अब चलते इससे आगे कि सर इस साल किस किस को किस काम के लिए दिया गया, उसको भी देखते हैं। मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, उससे आपको याद हो जाएगा, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं इस ट्रिक का किसी से कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर बोलते ना, वो वाली बात है। चलिए पहले चलते हैं, सबसे पहले फिजिक्स। किसकी तरफ चलते हैं? फिजिक्स। यहां पे आपको फिजिक्स में देखिएगा 2 बड़े साइंटिस्ट और एक वुमेन साइंटिस्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है। इन 3 जनों को इस साल का फिजिक्स अवार्ड दिया गया। इनके नाम क्या है? मिस्टर पियरी अगस्तिनी, उसके बाद में आपका नाम आ रहा फ्रैंक, आपका मिस्टर फ्रैंक कारूस, और उसके बाद में आ रहा है एनी एल हुलियर। ये नाम है। अब ये नाम अभी आपको याद है, मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम तक आपको भी याद नहीं होगा, बट अब मैं इधर मुंह करके आपको पढ़ाऊंगा और आपको देखना बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल याद। चैलेंज है, एग्जाम में तीनों दिखेंगे, और ये भी नजर आएगा कि इसमें महिला कौन है और पुरुष कौन है ना। चलिए चलते हैं। सर क्या था पहले इसको ही बताइए। ये ट्रिक है कैप्टन कूल की, देखिएगा मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई। मैंने कहा एक मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है एनी। क्या नाम है? एनी। मैंने फ्रेंड बताया और वो गर्ल है, तो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? एनी, और वो क्या पढ़ाती है? फिजिक्स। क्या पढ़ाती है? फिजिक्स। और उसकी एक आदत है, वो जब भी आजादी का महीना आता अगस्त, उसमें हमेशा फ्रैंक बोलती है। क्या बोलती है? बिल्कुल फ्रैंक। वो डरती नहीं, ऑथेंटिक बोलती है। याद है ना ऑथेंटिक? याद आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाता है कि सर की जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है? एनी। और एनी क्या बोलती है? बिल्कुल अगस्त के महीने में फ्रैंक बोलती है। तो आपको याद हो जाएगा कि फिजिक्स के अंदर जो पहला आएगा उसके पीछे अगस्तनी शब्द आएगा, सेकंड वाले में फ्रैंक आएगा, और थर्ड वाले में जो मैम होगी उसमें शब्द क्या आ जाएगा? एनी। तो इस तरह से आपको ये फिजिक्स के तीनों साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा। और इसमें पूछे महिला कौन, तो आपको याद होगा एनी। कौन याद होगा? एनी। और मिस्टर अगस्तोनी और साथ के अंदर जो आपको नजर आ रहा है फ्रैंक, ये दोनों कौन होंगे? मैन साइंटिस्ट। कौन होंगे? मैन साइंटिस्ट। चलिए चलते इससे आगे। सर अब ये आता है सर इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या करा। ऐसे तो अवार्ड दिया नहीं जाता ना, तो इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा। कई बार आपसे पूछ लेते कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। फिजिक्स है तो नेचुरल आपको पता होगा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया विद द लाइट कैप्चर। किसके लिए कराया? लाइट। ये लाइट कैप्चर फिजिक्स का बहुत आता है, ध्यान रखना। तो लाइट कैप्चर के अंदर कराया द शॉर्टेस्ट ऑफ द मूवमेंट। शॉर्टेस्ट ऑफ द मूवमेंट, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया अपना खुद का, इसलिए इनको इस साल का फिजिक्स का जो है 2023 का अवार्ड दिया गया है। देखिएगा जब भी ये लाइट कैप्चर का आता है तो लाइट कैप्चर में एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, सीवी रमन परमानेंट क्वेश्चन आता है। रमन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? रमन इफेक्ट। हम लाइट में हमेशा पढ़ाते हैं रमन इफेक्ट, क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है, उनका जो है इन्वेंशन डे आ रहा है, नॉट जन्मदिन,
उनका इन्वेंशन डे आ रहा है 28 तारीख, 28 फरवरी, जो हम साइंस डे मनाते हैं। 28 फरवरी होता है नेशनल साइंस डे भारत का। और इस दिन इन्वेंशन करा था हमारे साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन, फिजिक्स के अंदर, रमन इफेक्ट, 28 फरवरी 1928। और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। भारत के साइंटिस्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन। और सीवी रमन को याद हो तो, आपको याद हो तो 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। जब भारत रत्न मिला था 3 भारतीयों को, उसमें हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और हमारे देश के फिजिक्स नोबेल विजेता सीवी रमन, इन तीनों को दिया गया था। जिसकी ट्रिक सर बोलते हैं गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, इसमें तीनों आ जाते हैं 1954 में। तो भारत रत्न भी इनको मिला। और 28 फरवरी 1928 के दिन इन्होंने एक इन्वेंशन करा था जिसको हम लाइट में बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो उससे याद हो जाएगा कि इस बार भी जो एनी को मिला है फिजिक्स के अंदर, जो अगस्त में बिल्कुल फ्रैंक बोलती है, उनको भी लाइट के अंदर ही मिला है। और लाइट का नाम क्या हो जाएगा? लाइट कैप्चर। क्या हो जाएगा? लाइट कैप्चर। आशा कर रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। सर पी के बाद में आगे चलते हैं। आपने पी कंप्लीट कर दिया तो ऑब्वियसली सी यानी सर एम इसके बाद में आएगा। एम क्या आएगा इसके बाद? वो एमपीसी क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं पहले वाले की तरफ, यानी अगला सेकंड, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखा आपको 3 जने नजर आ रहे हैं, मिस्टर मूंगी जी बेवेंटी, मिस्टर लुइस ई ब्रूस और मिस्टर एलेक्सी यकुनम। ये 3 नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3। और देखिएगा यहाँ पे तीनों की तीनों मेन साइंटिस्ट है। तीनों की तीनों क्या है? मेन साइंटिस्ट। और इनका जो फील्ड है वो फील्ड है केमिस्ट्री। क्या है फील्ड? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अब इनके नाम कैसे याद होंगे सर? पहला तो एनी भी हमें याद है, अगस्टस भी याद है, फ्रैंक भी याद है। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ाई सर, हमें याद है। अब यहाँ कैसे याद होगा? इसका तरीका देखिएगा क्या होगा। इसका तरीका क्या हमने लिया, कहते हैं कि एक केमिकल की दुकान थी जहां पे मूंगीलाल बैठता था। कौन बैठता था? मुंगेरी लाल। उससे मूंगीलाल याद हो जाएगा, ठीक है। और नेचुरल है केमिस्ट्री वाले के, जब आप पेंट लेने के लिए आते तो मांगते क्या उससे? ब्रश। क्या मांगते उससे? ब्रश। क्योंकि दिवाली के ऊपर पेंट ब्रश करते हैं ना आप, दीवारों को क्या करते हैं? ब्रश। तो अपन ऐसे याद करेंगे, केमिकल की दुकान पे गए थे, यानी कोई सा भी पेंट खरीद रहे होंगे, वहां पे बैठे थे मिस्टर मूंगीलाल, और मूंगीलाल से आपने क्या मांगा? ब्रश। आपने क्या मांगा? ब्रश। उसने क्या लिया? इधर देखो, उसने कहा ये ले की, एलएस की, ये ले की, और खुद उठा के लेके आ। तो इससे याद हो जाएगा कि केमिस्ट्री वाले की दुकान पे आप गए थे सर, वहाँ मुंगेरी लाल जी बैठे थे। मुंगेरी लाल जी से आपने जैसे ही ब्रश मांगा तो वो क्या थे? थोड़े लेजी थे। उनका ये ले की, खुद ही लेके आ जा। तो ए ले की से याद हो जाएगा सर यहाँ पे एलएस की। कौन सा हो जाएगा? एलएस की। तो आशा कर रहा हूँ अभी तक मैंने 2 पढ़ा है, दोनों आपको ट्रिकी याद हो गए होंगे। चलते इससे आगे। सर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो बताइए, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा जो इनको अवार्ड दिया गया? ये रहा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये इन्होंने एलईडी लैंप, जानते हो ना आप, नैनो टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको? नैनो टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो एडिट करा कलर टू द नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने डिस्कवरी ऑफ डेवलपमेंट जो करा है ना, वो कर रहा है क्वांटम डॉट्स। और क्वांटम डॉट्स कहां पे काम में आते हैं सर? तो बातचीत आते हैं कि आपके टेलीविजन स्क्रीन के अंदर, एलईडी लैंप के अंदर जो काम में आती है नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें इन्होंने काम करा है। तो जो इंसान नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा वो लेजी होगा नहीं होगा? लेजी होगा तो नेचुरल है, उसमें ब्रश भी आपको लेना है, और वो कह देगा ये ले की, तो एलेंस की, और उनका नाम होगा मुंगेरी लाल। आशा करता हूं इससे आपको ये याद हो रहे होंगे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। चलते हैं मेडिसिन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? मेडिसिन। देखिएगा अब तक 3-3 का ग्रुप आ रहा था, 3-3। केमिस्ट्री में हमने 3 पढ़े थे, फिजिक्स में हमने 3 पढ़े हैं, और अब जैसे ही मेडिसिन आया तो मेडिसिन में 2 ही, क्योंकि डॉक्टर कहता है एक तो सुबह लेनी है और एक कब लेनी है? शाम। मेरी बात समझ रहे क्या? डोट लेने के लिए आता तो क्या बोलता है डॉक्टर? एक सुबह लेनी है, क्या लेनी है? शाम। दोपहर नहीं लाना है। तो याद हो जाएगा इसमें कितने रिसेप्शनिस्ट थे? 2। अब इन 2 का नाम क्या है सर? इसको भी देखिएगा। पहले का नाम है कैटलीना केरिको, कैटलीना केरिको, और दूसरे का नाम है मिस्टर ड्रू विस्मैन, ड्रू विस्मैन। यहां पे आपको ड्रू विस्मैन आ रहा है, और कहने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 की इफेक्टिव द एमरेना वैक्सीन के लिए इनको मिला है। किसके लिए मिला है? एमरेना वैक्सीन। दोनों ने उसी के लिए काम करा था, कोविड नोवल कोरोना वायरस, इसके लिए इन्होंने काम करा है कोविड-19 के लिए, इसलिए इन दोनों को मिला है। तो याद करने का तरीका क्या होगा? बड़ा इजी तरीका है। देखिएगा, बात आती है मेडिकल, मेडिकल में आता कोविड, और कोविड यानी कोरोना, और कोरोना आते ही बताइए आप मेडिकल लेने जाएंगे नहीं जाएंगे? आप मेडिकल में, हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे होंगे ना, नेचुरल है।
तो उससे मैंने एक ट्रिक बनाई। हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, अधिकतर चाय वाले केटली लेके घूमते रहते हैं, चाय ले लो चाय, याद है ना केटली लेके। तो उस केटली से शब्द क्या बना, आप समझ गए होंगे सर, केटली से बना कैटलिन। क्या बना, कैटलिन। और कैटलिन के साथ में कोई चाय नहीं पीता तो ठंडा भी तो पिएगा, तो ठंडे में वो पिला रहे माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू से क्या हो जाएगा, ड्रू। क्लियर है क्या, जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। यानी मेडिकल, मेडिकल में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोरोना, कोरोना से हाथ में चाय, केटली, चाय ले लो चाय, और कोई चाय नहीं पिएगा तो गर्म नहीं पिएगा तो ठंडा तो पिएगा, और ठंडे में क्या पिएगा, माउंटेन ड्यू, उससे ड्यू हो जाएगा। आशा कर रहा हूं जो केटली वाला है वो नजर आ जाएगा, तो मैम है, वो तो कौन है, मैम, और ड्यू वाले कौन है, सर। तो इससे आपको याद हो जाएगा और कोविड भी आपका बिल्कुल क्लियर चला जाएगा। चलते इससे आगे, चलते इससे आगे, यानी एमपीसी क्लियर हो चुका है सर। क्रॉन मिलते हैं इसमें, ध्यान रखना क्या मिलते हैं, क्रॉन। ये देखिएगा मैंने आपको बताया था, इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट में काम करा था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वी कैन से कोविड-19, उसमें मेडिसिन बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मेन, दोनों क्वेश्चन लगने लायक है, बिल्कुल लगने लायक है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं लिटरेचर, श्योर लगेगा लिटरेचर का। जॉन फोसे, कौन है, जॉन फोसे। क्वेश्चन आएगा, इस साल का लिटरेचर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये 64 साल के नॉर्वेजियन ऑथर है, नॉर्वे के, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ऑस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ऑस्लो। और मैंने कहा था नॉर्वे से पीस प्राइज दिया जाता है जो इस साइड में है, लेकिन ये नॉर्वेजियन ऑथर है, इनका नाम है जॉन फोसे। क्या नाम है, जॉन फोसे। और कहते हैं कि इनको क्यों दिया गया, तो देखिएगा इसमें दे रखा है, जॉन फोसे फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज, innovative play and prose which give the voice of the unsable. His work include the septology series of the novel Alice at the Fire as well as the Melancholy and a Shining. इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया लिटरेचर। मेरा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, वो एलिस एट द फायर, अपन करेंगे एलिस इन द वंडरलैंड, उससे याद हो जाएगा। एलिस इन द वंडरलैंड पढ़ा ना, उससे एलिस एट द फायर हो जाएगा। अब सेकंड किताब इनका आता है, ये आता है आपका मेलनकोली। क्या आता है, मेलनकोली, अपन विराट कोहली याद कर लेंगे, उससे जल्दी याद हो जाएगा। और फिर अगर ए शाइनिंग, नेचुरल विराट कोहली शाइनिंग मारता है, तो इससे अपन को तीनों याद होगा, एलिस इन द वंडरलैंड, विराट कोहली और साथ में शाइनिंग। और उसके लिए किसको मिला है, जॉन फोसे। तो लिटरेचर में जॉन फंस गया। जो लिटरेचर पढ़ेगा वो कभी नहीं फंसता, इस बात का ध्यान रखना, जो लिटरेचर पढ़ेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। लेकिन एक नेगेटिव व्यक्ति ने कहा कि जो लिटरेचर पढ़ता है वो जॉन फंस गया, वहां पे जॉन क्या हो गया, फंस गया, तो जॉन फोसे आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं इधर, जिसको बोलते हैं पीस प्राइज। और आपको कौन नहीं जानता है, महिला अधिकार के लिए लड़ने वाली है ना, बिल्कुल, नरगजी मोहम्मद, ये आएगा, ये नरगिस मोहम्मद है, ये नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी जो कि कहते हैं फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन्स ऑन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट द ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल। जो ह्यूमन राइट्स के लिए, सबके लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्पेशली ईरान की वुमेन्स के लिए जो लड़ रही है आज भी, जिसका नाम क्या है, नरगिस मोहम्मदी, इनको पीस प्राइज मिला है। अब ये कैसे याद होगा, बहुत इजी तरीका है, संजू बाबा की मम्मी के नाम से याद कर लेंगे, सुनील दत्त की पत्नी नरगिस, उस नरगिस से याद हो जाएगा पीस। तो नरगिस पीस, नरगिस में गीज आ रहा है, गीज से बनेगा पीस। तो क्वेश्चन आएगा, इस साल का नरगिस मोहम्मदी को पीस अवार्ड दिया गया, और ये ओस्लो से दिया था। कहां से दिया था, ओस्लो, नॉर्वे से। तो इससे आपको एमपीसी एलपी क्लियर हो चुका है। अभी तक भी ई नहीं आया है, ई यानी इकोनॉमिक्स, और ई इकोनॉमिक्स आते आपको पता होना चाहिए 1969 के अंदर नोबेल पीस प्राइज जो है वो स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स में। और पहले जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इंडियन, उनका नाम भी कई बार पूछा जाता है, और वो जो इकोनॉमिस्ट थे जिनको पहली बार इकोनॉमिक्स प्राइज मिला था, पहले भारतीय, उनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। वो पहला कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, वेलफेयर इकोनॉमी के लिए किसको मिला था। मैं उनकी जो है वी कैन से क्या उनका सब्जेक्ट था वो मैं लिख सकता हूं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र जिसको आप वेलफेयर इकोनॉमी बोलते हैं, उसके लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला था। हाँ, हिंट भी दे सकता हूं, हिंट भी दे सकता हूं, मेरे बाल से आपको हिंट नजर आ जाएगा, ठीक है। और बाल काटते उनको बोलते हैं सेन, क्या बोलते हैं, सेन। और सेन से आपको पता भी चल गया होगा, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंदर पहला जो है वो अवार्ड दिया गया था। चलते इस साल इकोनॉमिक्स में किसको मिला, अमेरिका की अर्थशास्त्री महिला को। अब तक मैं आपसे पूछूंगा इसमें टोटल कितनी महिलाएं थी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब तक हमने 3+3 पढ़े पहले एम पी और सी में, और 3+3 के अंदर याद कीजिएगा एक ही लेडी थी, और वहां पे 5 क्या थे आपके जेंट्स। उसके बाद में यदि अपन बातचीत करते हैं
मेडिकल में, तो मेडिकल में फिर एक लेडी आई थी कैटलीन और एक पुरुष थे, तो अब रेशियो कितना हो गया 2:6, 2:6। उसके बाद में अपन आए थे लिटरेचर में जॉन फोसे, तो रेशियो कितना हो गया 2:7, और जैसे पीस में आया तो रेशियो क्या हो गया 3:7, 3:7, और लास्ट में फिर क्या आ गई लेडी, तो 4:7, 4:7। चलिए यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इन्होंने जो ये मोहम्मदी जो थी नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने वुमेन लाइफ फ्रीडम के लिए काम करा था, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यहां पे आपको इकोनॉमिस्ट नजर आ रही है अमेरिका की, मैं क्लाउडिया गोल्डिन, कौन है क्लाउडिया गोल्डिन, ये क्लाउडिया गोल्डिन नजर आ रही है। अब इन्होंने किसके लिए काम करा, इन्होंने वुमेन लेबर मार्केट आउटकम के लिए काम करा, यानी इन्होंने एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के बारे में बताया कि महिलाएं कैसे मार्केट के अंदर काम करके आउटकम को बढ़ा सकती है। इसके लिए अमेरिका की इस अर्थशास्त्री को दिया गया जिसका नाम है क्लाउडिया, क्या नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। अब कैसे याद होगा, बड़ा इजी तरीका बनाया, देखिएगा बहुत इजी याद होगा। यह क्लाउडिया है, हमने कहा बादल जब होते तो अपन कहते हैं आज वेदर बहुत क्लाउडी है, वेदर क्या है क्लाउडी। जब वेदर क्लाउडी होती है तो वुमेन्स को हमने कहा आप गोल्ड पहन के अंदर आ जाओ, इन गोल्ड यानी सोना, इन यानी अंदर, तो क्लाउडी मौसम है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आप गोल्ड पहन के अंदर आ जाओ। आप जा रहे होंगे लेबर के लिए, वुमेन्स लेबर के लिए जा रही होगी मार्केट आउटकम में, लेकिन आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वेदर कहां खराब हुआ था, अमेरिका में, और वेदर जब खराब हुआ था तो गोल्ड पहन के अंदर कौन आ गई थी, वुमेन्स, जो कहां जा रही थी लेबर पे। तो मैंने उनको कहा था आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और सब बातें कहां की हो रही है, अमेरिका की। आशा कर रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया वो सबके सब कैटेगरी क्या हो चुकी है, खत्म। बैंक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का लगता है, तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना। अगली बार जब अपन मिलेंगे तो अपन एक और अवार्ड को देखेंगे, आज यहां तक ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो अवार्ड देखेंगे, देश के सिविलियन अवार्ड में पद्म अवार्ड, पद्म में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। क्योंकि आज मैं यहां तक ही पढ़ूंगा क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया, याद कीजिएगा वर्ड ऑफ द ईयर कंप्लीट करे थे, वर्ड ऑफ द ईयर के बाद में हम ओलंपिक पे चल गए थे, ओलंपिक के जस्ट बाद में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर आ गए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में हमने टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर करे थे, टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर के बाद में हमने मान बुकर प्राइज और मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज करे थे, फिर गांधी पीस प्राइज के ऊपर, इंदिरा गांधी पीस प्राइज के ऊपर आ गए थे, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बाद सबसे बड़ा अवार्ड जिसको आप नोबेल अवार्ड कहते हैं, उसकी MPC LPE इसको कंप्लीट कर दिया था। आशा करता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ये स्लाइड्स और ये जो PPT और ये जो वीडियोस आपको PPT आपको सेंड कर दी जाएगी, वीडियो आपके पास आ जाएगा, लिंक आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्लाइड के साथ में, जब तक के लिए कैप्टन कुल पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।